अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? मैच देखा कल? थोड़ा मैच देखा कल। और भाई मैं तो मुझे लग रहा है कि ऑल्दो सरफराज की टीम भी हमारी अपनी है और हम बहुत एक्साइटेड हैं उस टीम के लिए, लेकिन मार्कोस से भी मुझे कुछ लगाव सा हो गया है। अब इसलिए लगाव सा हो गया क्योंकि कल को फेंटी लगाई है। मतलब क्या ज़बरदस्त मैच था, थ्रिलिंग मैच था एक्चुअली, बिकॉज जब क्रिकेट हो रही होती है एंड वन यू नो योर बिलवेड, मैं कहूँगी प्लेयर्स जो कि अब तो खैर बटे हुए हैं सारी टीमों में, बट वो खेल रहे हो और इस किस्म की परफॉर्मेंस हो रही हो तो फिर जरा इंसान एक्साइट भी होता है और दुख भी होता है कि हम अपनी नेशनल टीम में क्या कर रहे हैं। इन्होंने पहले खेलते हुए 347 रन बनाए थे, 347 for 6 और इन्होंने आपको पता है 160 रन से हराया है पैंथर्स को। नॉट जस्ट दैट, बेचारे पैंथर्स जो थे वो 187 पे ऑल आउट हो चुके थे। सोचें कि टारगेट क्या इनको मिला हुआ था कि इन्होंने 350 ऑलमोस्ट बनाना था, वो 187 पे ऑल आउट हो गए। मैच चूंकि इफ्तिताही मैच था उसके बाद जरा रौनक सी हो गई, रौनक लग गई फैसलाबाद में और समा बंद गया, आतिशबाजी, आसमान में रंगीन सितारे ऐसे जैसे उतर आए। नॉट जस्ट दैट, ओपनिंग सेरेमनी थी भाई। आयमा बेग हमारी बहुत बड़ी स्टार हैं, खूबसूरत गाती हैं, उन्होंने काफी माहौल जमाया था, काफी गाने गाए। ये आपकी फरमाइश नहीं पहुंची होगी, बट शी sang a lot of songs and सबसे अच्छी बात ये थी कि स्टेडियम was packed। तो नॉट अ ह्यूज स्टेडियम इन फैसलाबाद, बट स्टिल जितना भी था, और हमने आपसे इल्तजा भी की थी कि अगर आप फैसलाबाद में हैं तो पहुंचे, और लोग ऐसे पहुंचे, इट वाज पैक्ड, शी परफॉर्म्ड, मैच स्टार्टेड, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। आप ये सारा कुछ कहाँ देख सकेंगे अगर मिस कर दिया है? जियो सुपर पर, ठीक है जी। सो या 160 रन से अब्दुल समद की परफॉर्मेंस भी वेरी प्रॉमिसिंग लग रही है। उन्होंने 25 गेंदों पर 67 बनाए, आई गेस। इस पे हम तफसील से इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे भी बात करेंगे और ओवरऑल मैच के माहौल पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ी खबर पता है क्या है? आई टोल्ड यू, पाकिस्तान हॉकी के अच्छे दिन आ गए हैं और इस दे विल बी साइंस। कुछ अरसे से वो साइंस चल रहे थे, तो कुछ अरसे से साइंस चल रहे थे, एंड वन मोर साइन ये आ गया कि पाकिस्तान ने चाइना को 5-1 गोल से शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, विच इज अ बिग न्यूज। इसको जरा आप सीरियसली इसलिए लें क्योंकि हम कुछ बहुत ही अरसे से ऐसे डिक्लाइन में जा रहे थे कि लगता था कि अब इसके बाद हम उठ नहीं पाएंगे, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिकेशंस वर देयर, साइंस वर देयर, और अब नजर आ रहा है कि वी आर डूइंग बेटर। शुरू से ही हमने हरीफ टीम को दबाव में रखा। कौमी टीम ने पहला गोल दूसरे क्वार्टर में किया, जबकि दूसरा गोल तीसरे क्वार्टर में किया। चौथा क्वार्टर शुरू होते ही हन्नान शाहिद ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके पाकिस्तान की बरतरी 3-0 कर दी। कुछ देर बाद चीन के चेंग हिंग ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके मुकाबला 3-1 कर दिया। मैच के इख्तिताम पर 4 मिनट कबल पाकिस्तान ने ऊपर तले फिर 2 गोल किए। क्या थ्रिलिंग बात है, और ये इवेंट में दूसरी कामयाबी है। इससे पहले हमारे मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं, जिसके बाद कौमी टीम टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर दूसरे नंबर पर मौजूद है, इसलिए हमारी सेमीफाइनल में जगह पक्की हो गई है। लेकिन हमारा अभी एक राउंड मैच बाकी है, विच इज गोइंग टू बी अगेंस्ट इंडिया। That's going to be something। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है परेशान क्यों हो जाती है? सैटरडे को रवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ ग्रुप मैच खेलेगी। मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे एक्साइट करती है ये चीज़ कि जब भी किसी भी स्पोर्ट में, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, वट एवर इट इज़, जब इंडिया पाकिस्तान ज़रा मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं ना तो फिर वो ज़रा और भी जम जाता है माहौल। सो वो फन हो जाता है देखने के लिए, इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दैट। सो गुड न्यूज़, देखिए हमारे पास कितनी अच्छी अच्छा जी। अब जरा हम तफसील से बात कर लेंगे कल के मैच की, एज इन वनडे कप की, जो चैंपियंस कप हो रहा है, चैंपियंस कप के पहले दिन। अच्छा आगे जाके करेंगे ना, ये तो अभी हमने कर दिया, अभी वापस इस पे क्या आएंगे। हम अच्छी खबरें हम आपको तोड़ के देंगे, बिकॉज बीच में आपको पता है कि बहुत कुछ और भी हो जाता है। क्योंकि अगर कोई डिश आपको अच्छी लग जाए ना, जैसे बाज़-औक़ात मीठे पे दिल आ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा खाने का अपना मजा होता है, और खासतौर पे जब सारे खा चुके हो अपना खत्म कर, फिर आपका भी रहता हो। नहीं आपने फिर, हाँ आपका भी रहता हो, एक प्याले में हमने निकाल लिया। थोड़ा सा लोग और जरा जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, दे कांट overdo things when it comes to मीठा and other things, so बस दोने वाले ले लिए, फिर थोड़ी देर बाद मतलब अगले दिन दोने वाले ले लिए, so वो वो आपको रबड़ी याद है जब वो खाई थी, और वो क्या ज़बरदस्त, और खाने के बीच में 2-2 बाइट्स लेके ताकि वो जरा सस्टेन करे रबड़ी। एनीवे हम कौन सी बातें लेके बैठ गए, आगे चले। नहीं मुझे नहीं माना कि आज मतलब वीकेंड है, खाना किधर से आ जाता है बीच में। What
खाना इज ऑलवेज देयर, बाकी चीजें बीच में आती हैं। आ जाता है। हम हैं फूडीज। अच्छा सब कुछ छोड़ दें, अब जरा हम आगे सीरियस हो जाते हैं। सीरियस मामलात हैं जी। और आपको बताएं कि हुकूमत जो है वो अदालती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाने वाली कानून साजी के लिए पूरी तरह सरगर्म हो गई है। और ज़राए बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद और मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से मुतालिक बिल असेंबली के एजेंडे में आने वाला है। आगे चले। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि आईनी तरामीम के लिए हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। सेनेट में अक्सरियत के लिए मजीद 3 वोट दरकार हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि अब ऐसी हुकूमत जिस पर सियासी मुखालिफिन हाइब्रिड प्लस और फॉर्म 47 की पैदावार के इल्ज़ामात लगाते हैं, वो इतनी जल्दबाजी और इतनी हड़ाहुड़ी और इतनी इमरजेंसी में ऐसा मुतनाज़ काम क्यों करने जा रही है जिसका शदीद रद्द अमल आने का खदशा हो। अदालती निज़ाम में रिफॉर्म का यह बिल बज़ाहिर हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी की तरफ से लाया गया है और इसे प्राइवेट मेंबर की अपनी ख्वाहिश से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको पता है इस माहौल में अपनी ख्वाहिशात कितनी होती हैं, हालांकि आपको पता ये है किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। दैट्स ट्रू। हालांकि हुकूमत काफ़ी अरसे से इस बिल की हिमायत के लिए जोड़ तोड़ जो है वो बिल्कुल कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह एतराफ़ करते हैं कि आइनी तरामीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, लेकिन वो पुरुमीद हैं कि हुकूमत जब चाहेगी ये काम कर लेगी। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड है वो PMLN गवर्नमेंट जो इस वक्त इत्तेहाद है उसके पास वो नंबर तो नहीं है, लेकिन अगर नंबर मैसर आ जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स जो हैं वो यानी एक पूरा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसकी बात आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी वाज़े तौर पे की है। जुडिशल रिफॉर्म जो है ये तो इस वक्त तकाज़ा है असर हाज़िर का और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए हो सकता है। तो मामला ये है कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स वाली बात जो है उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब पूरी तरह ऑन बोर्ड है। अच्छा जी, ज़राए का दावा है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 बरस और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल करने जा रही है। अपोजिशन कहती है हुकूमत ये काम ऐसे वक्त कर रही है जब मुल्क में पहले ही सियासी अदम इस्तेकाम और लड़ाई ज़ोरों पर है और हुकूमत चाहती कि किसी भी तरह इदारों को अपनी मर्जी की शक्ल देकर बस अपना इक़्तिदार जो है वो पक्का कर ले। तो ये अपोजिशन का बेसिकली कहना है। हमारी हुकूमतें और इदारे या शख्सियात को साथ मिलाने की कोशिश करने के बजाय अवाम को साथ मिलाकर आगे चलने की कोशिश करें तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर ये बिल मंजूर हो भी जाता है तो मौजूदा हालात में एक मुतबिल होगा, एक मुतनाज़ सियासी फ़ैसला समझा जाएगा और इससे अदालतों के अंदर तकसीम का तासुर मज़ीद गहरा होगा। तो इसके असरात दूरस क्या होंगे, ये एक सवाल है। सवाल कर लेते हैं बिल्कुल। और हमें वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ लीगल मामलात पर हुकूमत के फोकल पर्सन बैरिस्टर अकील मलिक ने ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो मुख्तसर ये बता दें कि ये बिल क्या है, इसकी ज़रा डिटेल बताएं। ये कानून बन गया तो फौरी तौर पर अदालती निज़ाम में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, ये ज़रा आप हमें समझा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है और बिल्कुल ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या दीगर कोई कानून साजी हो तो ये पार्लियामेंट का राइट है। और अगर अपोजिशन वाले समझते हैं कि ये गलत है या कोई ऐसी कोई बात है, इसमें कोई सुकम है, तो उसको बाकी एवेन्यूज़ हैं, उस पर चैलेंज किया जा सकता है, वो करें, उनका राइट है। लेकिन लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से जो एक पैकेज है उसमें जनरली ओवरऑल सिविल सर्वेंट्स की एज के हवाले से है, उसमें तोसी के हवाले से है। उसके अलावा जो पार्लिमानी कमेटी है जजेस की तैनाती के हवाले से, उसमें भी एक मीनिंगफुल इनपुट होनी चाहिए, मीनिंगफुल रोल होना चाहिए। हम पार्लियामान को सिर्फ एक रबर स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और उसके अलावा दीगर बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, ये भी तमाम तर चीज़ें अंडर कंसिडरेशन हैं। हतमी शक्ल तो अभी तक इसको नहीं दी गई, लेकिन ज़ाहिरी बात है ये एक ओवरऑल लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से पैकेज है
जो अंडर कंसिडरेशन है, और जब ये टेबल होगा तो आप भी अच्छा, कुछ बातें जो थी आपने उनकी तो तस्दीक की है। एक तासुर ये भी है, और तासुर पर्टिकुलरली अपोजिशन की जमातों और कारकुनान और लीडरान की तरफ से बड़ा आम है और बड़ी बात की जा रही है और बड़ा स्ट्रेस है इस पर कि एक फ़र्द वाहिद के लिए ये कानून साजी हो रही है, और इसलिए हो रही है ताकि हुकूमत अपनी ही पोजीशन पक्की कर सके। जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है। ऐसा ही है सर? नहीं, कतन ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई पर्सन स्पेसिफिक है या किसी फ़र्द वाहिद के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर फ़र्द वाहिद के लिए हो तो मेरे ख़्याल से ये तमाम तर जो एक पैकेज है लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से, उसका इत्तला क्या बाकी जज साहिबान पे या बाकी जुडिशरी पे नहीं होगा, होगा ऑब्वियसली, और उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा। जो इसकी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी उसका इतलाक़ अक्रॉस द बोर्ड होगा। ये कोई पर्सन स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट है या लेजिस्लेशन है ये उस हवाले से नहीं है। ये कानून साजी का मकसद किसी एक फ़र्द वाहिद को फ़ायदा देना नहीं है, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है, ओवरली पोलिटिसाइज़ किया गया है फॉर नो रीज़न, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर सिस्टम में निज़ाम में कोई बेहतरी की बात करे तो अपोजिशन हमेशा से अपोजिशन यही चाहती है कि उसमें कोई भी बेहतरी ना हो या सिस्टम जिस तरह एग्जिस्ट कर रहा है उसको पॉजिटिव चेंज की तरफ ना लेके जाया जाए। तो कतन ऐसी बात नहीं है, और जब ये ले होगा अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको उस टाइम देखें और इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो तमाम तर चीज़ें हैं उसको एक ओवरऑल पिक्चर में देखा जाए, ना कि इस तनाज़र में कि किसी की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ी है या बाकी पूरे निज़ाम में इसका क्या चेंज आएगा। डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज है और हमें पॉजिटिवली ही सोचना चाहिए इसको। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप केस को ओवरली पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन जिस किस्म की तब्दीलियां बताई जा रही हैं अपोजिशन इस पर अभी से अपना रद्द-ए-अमल वाज़े कर चुकी है और अदालत में डिवीजन पैदा होने का ख़तरा अपनी जगह है। एक ऐसा हंगामा खड़ा हो जाएगा जिसका पाकिस्तान ऑब्वियसली इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता बेसिकली। तो फिर क्या इतनी इमरजेंसी में ये सब करना हुकूमत की नीयत और तरजीहात पर शकूक पैदा नहीं कर देता? फिर देखें, हुकूमत की नीयत साफ़ है और हुकूमत की नीयत वाज़े है। हुकूमत की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, और उसकी वजह ये है कि ये अभी से नहीं, ये काफ़ी टाइम से अंडर कंसिडरेशन है ये तमाम तर चीज़ें, और कतन इसमें कोई ऐसी अभाम वाली बात नहीं है। ज़ाहिरी बात है अपोजिशन, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि अपोजिशन का तो काम है तनकीद करना, अपोजिशन ने तनकीद यही करनी है कि ये अभी वक्त नहीं है या मुनासिब वक्त नहीं है। मुनासिब वक्त तो कभी भी ऐसी चीज़ों का नहीं होता। ये हुकूमत का काम है आइनी तरमीम लेके आना। हुकूमत आइनी तरमीम लेके अगर आती है तो वो उसका राइट है और ये पार्लियामान का राइट है। अगर अपोजिशन बेंचेस इस पर बेजा या बग़ैर किसी वजह के तनकीद कर रहे हैं तो उनको बग़ैर किसी वजह के इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, इसके पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं है तो मैं नहीं समझता, क्योंकि टाइमिंग तो कभी भी किसी चीज़ के लिए दुरुस्त नहीं होती। लेकिन आपको अगर पॉजिटिव या पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ों को लेके जाना है तो ज़ाहिरी बात है हुकूमत अपनी सोच समझ अकल के थ्रू जो लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट लेके आ रही है या लेके अभी तक आई है, तो वो ज़ाहिरी बात है वो एक बेनिफिशियल तौर पे देखना चाहिए कि एक पॉजिटिव चेंज की तरफ हम लोग जाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप तो चेंज या बेहतरी की तरफ जाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर एक कॉन्टेक्स्ट भी होता है ना, एक माहौल भी होता है, सर्कमस्टांसेस भी होते हैं। सो उनको अलग कैसे किया जा सकता है सिर्फ इसलिए कि आप लोग कह रहे हैं, ये भी देखने समझने की बात है। अब ये कानून बने या आइनी तरमीम हो, जो भी हो सर, ऑन पेपर तो आप नंबर अभी नहीं पूरे करते हुए नज़र आ रहे, तो कैसे होगी ये कानून साजी? प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। राना साहब कह रहे हैं जब हमने करना होगा तो हम कर लेंगे, मगर कैसे? अब तहरीक इंसाफ के दौर की तरह कोई गैर रिवायती रास्ते तो नहीं इस्तेमाल होंगे इस मरतबा भी? क्योंकि आपको पता ही है साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हम तो इजलास के नंबर पूरे करने के लिए मदद लेते थे दीगर लोगों की, इदारों की। देखिए, कतन ऐसी बात नहीं है। हमने कौन सी तहरीक इंसाफ की तरह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई है? अपने दौरे हुकूमत में तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के बाद दूसरा ऑर्डिनेंस और कानून साजी तो उनके अपने दौरे हुकूमत में बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ पे ज़ाहिरी बात है नंबर गेम है, और जब 2/3 अक्सरियत होगी, नंबर गेम पूरी होगी, तो तभी इसको टेबल किया जा सकता है। जहाँ पे अपोजिशन जमातों में
क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के अलावा दीगर जमातें भी अपोजिशन बेंचेस में हैं, तो हमारी उनसे भी बातचीत चल रही है। और अगर हम कामयाब हो गए उनको कायल करने में कि ये वाक़तन एक अच्छा लीगल रिफॉर्म्स का पैकेज है जिसको उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली उस पर वोट करेंगे। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 41 आज़ाद अरकान हैं जिनका स्टेटस ना आसमान में है ना ज़मीन पे है, वो बीच में उनको लटका दिया गया है और उनका कोई जो है किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं जाहिर की गई। एक लीगल राइट दे दिया गया है फ्लोर क्रॉसिंग को, और उनकी जो पहले बयान हल्फियाँ जमा हुई थी वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, अभी भी बयान हल्फियाँ उनकी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो वो एक दरमियान में लटकी हुई सिचुएशन है, और उसको देखते हुए ज़ाहिरी बात है अब वो आज़ाद हैं तो वो भी अपना सोच समझ के देख के देंगे जो भी फैसला होना है। अगर उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया इन लीगल रिफॉर्म्स को, तो ज़ाहिरी बात है वो वोट कर देंगे। चलिए, शुक्रिया आपका वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ और फोकल पर्सन लीगल मामलात पे हुकूमत के बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो ये मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ हैं या कानून साजियाँ हो सकती हैं, उस पर हुकूमती राय तो आपको मिल गई होगी इनके थ्रू। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। बहुत सी और भी बातें हैं करने को, जैसे कि एमपॉक्स जो कि इस तरह हम नहीं कहेंगे कि तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन डर ये है कि फैल सकता है अगर ज़्यादा स्ट्रिंजेंट स्क्रूटनी मेजर्स ना लिए गए, स्पेशली एट द एयरपोर्ट्स, क्योंकि मुल्क में हर चंद दिनों के वक्फे के बाद एमपॉक्स केसेस निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा मरीज़ों की तादाद 5 हो चुकी है। तशवीशनाक बात यह है कि हाल ही में एमपॉक्स से मुतासरा शख्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। कल हमने आपको इसकी डिटेल भी दी थी, मगर आराम से पेशावर भी चला गया। और ये इस बात का इशारा है कि एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का निज़ाम जो है वो मौसर तौर पर काम नहीं कर रहा। पेशावर एयरपोर्ट पर अब तक 3 मरीज़ों को स्क्रीनिंग के दौरान शनाख्त किया गया है, और इस सूरत हाल में इंतहाई लाजमी हो गया है कि तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर चेकिंग का फुल प्रूफ निज़ाम बनाया जाए, क्योंकि ये चीज़ें बड़े आराम से फैल जाती हैं अगर आप इसी तरह आने देंगे। दे नीड टू बी क्वारंटीन, और ठीक भी हो जाते हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मौत नहीं हुई है अब तक इससे वाक़ई, लेकिन ज़ाहिर है एक पेंडेमिक की खुदा न खास्ता सूरत हाल बन गई तो फिर तो अनकंट्रोलेबल हो जाता है ना। अभी तो इसलिए भी लोग ठीक हो रहे हैं क्योंकि 2-4 हैं, उनको मैनेज करना आसान है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर इस बीमारी का फैलाव हुआ तो फिर तो नहीं मैनेज हो सकती। अब तो दुनिया, अब हम उस तरफ चल पड़े हैं कि ऐसी कोई वबा, कोई पूरी दुनिया में कोई ऐसी बीमारी फैल रही हो तो रोकने की कोशिश करो बुरी तरह, क्योंकि यू नीड टू स्टॉप इट, अदरवाइज इट कैन रियली गेट आउट ऑफ हैंड्स। अब हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से ये ज़रूर पूछा, क्योंकि ये है तो ज़रा कंसर्निंग बात कि एयरपोर्ट्स की स्क्रीनिंग जो है वो कितनी फुल प्रूफ है कि कोई इस तरह निकल ना जाए, जिस तरह के हम एक केस तो अभी देख ही चुके हैं। संजीदा नजर आ रहा है पर्टिकुलरली दीगर ममालिक से, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि 20 कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी होती हैं। आपको बिल्कुल, यू विल परहैप्स नेवर रियली नो कि अगर कोई पहुंच ही गया पाकिस्तान तो वो किधर से लेके आया है, कितनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, तो हमारे एयरपोर्ट्स पर क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे कराची, और कराची में हमारे साथी हैं तारिक अबुल हसन जो हमें बताएंगे कि वहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, किस हद तक हो रही है। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बात करें तो यहाँ तकरीबन औसतन 30 परवाज़ें जो हैं वो रोज़ाना आती हैं, जिसमें तकरीबन 3,500 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पहुँचते हैं। और 14 अगस्त से लेकर आज तक सिर्फ एक सस्पेक्टेड मुसाफिर सामने आया है, और इसमें भी जो है वो अलामा टेस्ट के बाद ये ज़ाहिर हुआ है कि वो मंकी पॉक्स से मुतासर नहीं था। दूसरी जानिब जो है वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो बॉर्डर हेल्थ सिक्योरिटी सर्विसेज है वो बड़ी हद तक तजुर्बेकार और स्किल्ड जो अमला है उसकी कमी का भी शिकार है। तकरीबन आधी से ज़्यादा वो फोर्स है जो कि बाकायदा इस काम के लिए अपॉइंट नहीं की गई है, लेकिन बॉर्डर हेल्थ सिक्योरिटी सर्विस का कहना है कि क्योंकि हंगामी सूरत हाल है, लिहाजा जो है वो इन चौकीदारों और मालियों और दीगर जो हेल्पिंग स्टाफ है इनको भी तरबियत दी गई है, और इनसे भी जो है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर और सी पोर्ट्स पर और जो बॉर्डर के एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर इन लोगों से काम लिया जा रहा है। तो ज़राए का ये कहना है कि बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज में जो स्किल्ड स्टाफ है, जो टेक्नीशियंस हैं, मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, इनका इजाफा होना चाहिए। हुकाम का ये कहना है कि जहाँ पर अफरादी क़ुव्वत की कमी होती है वहाँ पर सूबाई महकमा सेहत से जो है वो जो अफरादी क़ुव्वत है, जो नर्सेज हैं और पैरामेडिक्स हैं, उनकी सर्विसेज जो है वो हासिल की जाती हैं। जी
बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात सुन के भी यही लगा कि ज़रा स्ट्रिंजेंट, ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, ज़रा ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा और इस काम को सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रही बात कि कैसे हो रहा है कि मुल्क के एक एयरपोर्ट से मरीज़ निकल रहे हैं और बाकी एयरपोर्ट्स जहाँ पर प्रॉब्ली फ़्लाइट इनफ्लक्स ज़्यादा ही होगा दुनिया भर के ममालिक से, वहाँ पर कोई नहीं पकड़ा गया, या एक ही शख्स अगर सस्पेक्ट हुआ था तो उसको चेक करने के बाद वो ठीक निकला। आई वुड हैव टू आस्क अ फ्यू फ्रेंड्स, प्रॉब्ली हम पूछेंगे हम पिछले 1-2 रोज़ 4 रोज़ में जो लोग हमारे दोस्त जानने वाले वापस आए हैं दीगर ममालिक से, किसी भी मुल्क से, उनको क्या किसी ने चेक किया, मतलब क्या चेकिंग हुई, क्या मॉनिटरिंग हुई, तो ये ज़रा आंखों देखा हाल भी होना चाहिए। इन एनी केस पेशावर में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, और उनमें से एक तो हमने आपको बता ही दिया है कि इस्लामाबाद से पेशावर गए थे। इन एनी केस हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट शीबा हैदर हमें बता रही हैं फ्रॉम पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक मजमूई तौर पर 5 मरीजों में एमपॉक्स वायरस की तस्दीक हुई है। इन 5 मरीजों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से है। मर्दान, नौशहरा, जिला औरंगज़ेब, पेशावर और लोअर दीर में ये केसेस सामने आए हैं, और ये तमाम मरीज जो है ना खलीजी ममालिक से आए हैं। जबकि अगर हम बात करें तो पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरीजों के लिए स्क्रीनिंग सिस्टम भी बनाया गया है, और जो भी मरीज आ रहे हैं तो महकमा सेहत की टीमें बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, और जो भी मुश्तबा केसेस हैं तो उनको पेशावर की पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मरीजों के खून के नमूने लिए जाते हैं, और फिर मरीजों के खून के नमूने जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लैब में भिजवाए जाते हैं। जो भी कंफर्म केसेस होते हैं तो उनको फिर आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, और पेशावर के पुलिस सर्विसेज अस्पताल में इन मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड मुख्तस किए गए हैं, जहाँ पर इन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जी, जो हैं उनका इलाज किया जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है। पेशावर से अब तक मुश्तबा केसेस सामने आए हैं, और अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर लिया गया, डिटेक्ट भी हो गए, ट्रेस भी हो गए। हाँ, मतलब वो बड़े प्रोएक्टिव रहे हैं इस हवाले से अहमद से। तो जो तारीफ बनती है वो तो की जानी चाहिए। अच्छा, आगे जाके हम ज़रा भी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आगे जाके ज़रा और एयरपोर्ट्स का भी पता करेंगे कि क्या हाल है, स्पेशली लाहौर में क्या हो रहा है। अच्छा जी, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद ताजरों को अब तक ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन पर कायल नहीं कर सकी। क्या लग रहा था आपको कि हो जाएंगे? हालांकि बहुत रियायतें दे दी गई हैं कि आपके एसेट क्या हैं आप वो भी ना बताएं, कुछ भी ना बताएं, बस आप रजिस्टर हो जाएं और ये मंथली वाला जो सिलसिला है ये शुरू हो जाए। FBR और ताजरों के दरमियान रबा माह भी मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, जो मेरा नतीजा रहा। 32 लाख से ज़ायद रिटेलर्स टैक्स नेट में आने से मुसलसल इनकारी हैं। वो दोबारा हड़ताल करने की धमकी लगाते हैं। हौसला अफजा बात यह है हुकूमत अब तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना और मोहम्मद औरंगज़ेब वाज़े कर चुके हैं कि रिटेलर्स समेत हर तबके को टैक्स नेट में आना होगा। स्टेट बैंक ने कल शरह सूद 2% कम कर दी है। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5 हो गई है, 17.5 हो गई है। ये माशी इस्तेहकाम की तरफ अच्छा कदम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए IMF के साथ अब ज़ाहिर हायल रुकावटें दूर हो जानी चाहिए। पाकिस्तान को $2 अरब की एक्सटर्नल फंडिंग की यकीन दहानी मिल गई है। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तौसीक के लिए बोर्ड इजलास 25 सितंबर को तलब किया है। वज़ीर ख़ज़ाना फाइनली कोई पेशरफ्त हो रही है उधर। जी बिल्कुल, आपको ये बता दें कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा IMF के साथ तमाम मामला जो हैं वो खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। सो गुड फॉर अस। और अब पाकिस्तान ने IMF से की गई कमिटमेंट पूरी करनी है, जिसके लिए टैक्स नेट में इजाफा नागुज़ीर हो गया है। पाकिस्तान के पास अब रिटेलर्स को टैक्स नेट में ना लाने की कोई गुंजाइश, कभी भी नहीं होनी चाहिए थी वैसे कोई गुंजाइश, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं बची। और यही वजह है कि FBR ने टैक्स ना देने वालों के ख़िलाफ़ अब सख्त एक्शन लेने का फ़ैसला किया है, और टैक्स जो नहीं देंगे उनके अकाउंट्स मुंजमद हो सकते हैं, गाड़ियाँ भी और जायदादें खरीदने पर पाबंदी हो सकती है, और भी बहुत से इक़दाम हैं। टैक्स चोरों की बिजली और गैस भी काटी जा सकती है। तो हमने देखा है कि माजी में भी हुकूमतें ऐसे दावे करती रही हैं, मगर कोई ना कोई सियासी मसलहत आड़े आती रही है, और टैक्स का सारा बोझ हम पे लगता है। बैठे हैं ना, हम देंगे टैक्स। तनख्वाहदार तबका। इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी जो कि एक रिपीट उस पर चल रही है। तो इस बार हम वी आर होपिंग कि कुछ डिफरेंस आ जाए। नहीं, मीर हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं भाई ये ताजिर दोस्त स्कीम के, खुद भी ताजिर हैं और चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं अब इस स्कीम के। तो किस तरह से
ये ताजरों को, अपने साथियों को कायल कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क ने ठीक होना है तो सबको टैक्स देना होगा। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब, कैसे हैं आप सर? पहले जो हड़ताल हुई थी उसमें बड़े मेजर ब्रेक थ्रू आपको मिले, उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई, कभी एसेट वैसेट भी ना बताएं, बस अब आ जाएं इस स्कीम में और टैक्स देना शुरू कर दें। अब बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात बाकी रह गए हैं कि लोग नहीं मान रहे आपके साथी? देखें, ओवरऑल तो ताजर दोस्त स्कीम जब लॉन्च की गई तो इसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इसको खुशामदीद कहा, बिकॉज ये बड़ा एक आसान और सादा तरीक़ेकार था। एक मोबाइल ऐप के ज़रिए अपने आप को FBR के साथ रजिस्टर्ड करना था और फिर एक बड़ा अहम मुतालबा था कि एक आसान और सादा टैक्स रिटर्न हो में जिसको पुर करने के बाद हमारा ताजर फाइलर बने और वो फाइलर की तमाम सहूलियात और वो तमाम जो बेजा टैक्सेस, बल्कि बेजा नहीं कहने चाहिए, जो पेनल्टीज़ हैं जो नॉन फाइलर्स को लगाई जाती हैं उनसे वो बच सके। तो ये दोनों मुतालबात जो हैं ये मान लिए गए। आसान और सादा निज़ाम रजिस्ट्रेशन का भी आ गया और आसान टैक्स रिटर्न भी आ गई ताकि ताजर फाइलर बन जाए। अब बीच वाला जो पार्ट था वो था टैक्स की अदायगी। अब असल में टैक्स की अदायगी और टैक्स की शरह, ये एक मसला है जो FBR और ताजरों के माबैन जो है वो अभी जो है वो डेडलॉक कायम है। और इसमें ताजरान की जो राय है, ताजर नुमाइंदगान की, जिन्होंने हड़ताल की, एहतजाज किया, जो कि 28 अगस्त की हड़ताल के बाद मुसलसल FBR के साथ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है, उनका ये कहना और मुतालबा है कि इसको कोई फिक्स टैक्स रजीम की तरफ ले जाया जाए। जबकि मैं ज़ाती तौर पर एक ताजर नुमाइंदा भी हूँ, मैं समझता हूँ कि फिक्स टैक्स स्कीम जो है वो तो ताजरों का नुकसान ही नुकसान है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर फिक्स टैक्स कोई लगा दिया जाएगा तो हम एक सहूलत जो रियासत हमें दे रही है कि एक एडजस्टेबल टैक्स रजीम के अंदर हमें ला रही है, और हमें रियासत ये कह रही है कि एंड ऑफ द ईयर आप अपनी आमदन का हिसाब दें और अगर आपकी आमदन कम हो तो ये जो अदाशुदा टैक्स है ये आपको काबिल वापसी भी है। तो ये जो काबिल वापसी की सहूलत है, इसको अगर ताजर खुद ही कह दें कि हमें ये नहीं चाहिए तो ये खुद ताजरों ही का नुकसान है। तो इसका मतलब ये है कि अपनी आमदन का हिसाब देने से कतराते हैं ना। बात सारी घूम फिर के वहीं आती है नईम साहब कि अपनी आमदन का हिसाब नहीं देना। दिल में चोर होता है तभी तो आमदन का हिसाब नहीं देना होता किसी को। अच्छा नईम साहब, एक और ये बाकी पाकिस्तानियों की तरफ से भी सवाल है। हमसे जो बाकी पाकिस्तानी जो टैक्स दे रहे हैं, हमसे तो कभी सलाह नहीं ली गई कि हमें कितना टैक्स देना चाहिए या नहीं। अगर ऑब्वियसली हमसे भी पूछेंगे तो हम भी अपनी मनमानी कराने की कोशिश करेंगे। यू डू रियलाइज कि ताजरों को ये रियायत मिलती है, उनसे बातचीत की जाती है, उनके मुताबिक चीज़ें होती हैं, वो फिर भी नहीं मानते। और ये सालों से ये सिलसिला जो ये चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि ये बाकी अवाम के साथ थोड़ा सा अनफेयर है? जी बिल्कुल, ये अब एहसास जो है ये दिलाना ही ताजरों को मकसद है और उन्हें ये बावर कराना ही ज़रूरी है कि अगर तनख्वाहदार तबका जो है उसने साल 2023 में 375 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो अदा किए हैं, तो रिटेल और होलसेल सेक्टर ने सिर्फ 34 अरब रुपए के टैक्स अदा किए हैं। और जो GDP के अंदर इस सेक्टर का शेयर है जो अराउंड 20% है, जबकि रेवेन्यूज़ के अंदर हमारा शेयर जो है वो बहुत कम है, वो तकरीबन 3% या इससे भी कम है। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन ये जो 77 साला माइंडसेट है और ये एक अनअनाउंस किस्म की एमनेस्टी ताजरों को मिली हुई है, मैं समझता हूँ कि ये अब ख़त्म होने जा रही है। और ताजरों को इस चीज़ का इदराक हो जाना चाहिए कि अगर उन्हें आज भी रियासत पूछ रही है और उन्हें बिठा के बातचीत कर रही है तो ये एक आखिरी चांस है जो उन्हें मिल रहा है। अगर इस आखिरी चांस को भी इन्होंने अवेल ना किया तो फिर रियासत के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। नईम साहब, आपकी बातें सुन के थोड़ा हौसला भी हो रहा है कि ताजरों के बीच में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिरी चांस है, इसके बाद शायद पूछा भी ना जाए। अब ये बताइएगा, ये मुज़ाकरात किस स्टेज पे हैं? अभी डेडलॉक वही है कि हम पे फिक्स टैक्स लगा दें, फिर जब फिक्स टैक्स की बात करते हैं वो कहते हैं जी हम कैसे दुकान का साइज देख के वो जो टैक्स लगाने की बात हुई थी वो भी गैर मुनसिफाना है, फिर तो कोई हल नहीं हो सकता इन बातों का। देखें, जो हमारे ताजर रहनुमा जो है ना, जो हड़तालें और एहतजाजों को इस वक्त लीड कर रहे हैं, बदकिस्मती से उन्हें टैक्स निज़ाम की अलिफ बे का नहीं पता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, वो जो मुतालबात कर रहे हैं वो खुद ताजरान के हक में नहीं बल्कि उन्हीं के मुखालफत में जा रहे हैं। आप ये देखें ना,
अगर ये कहते हैं कि जी फिक्स टैक्स लगा दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये एंड ऑफ द ईयर रिटर्न जमा नहीं कराएंगे। तो जब एंड ऑफ द ईयर ये रिटर्न जमा नहीं कराएंगे, जो कि सादा और आसान है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये नॉन फाइलर रहेंगे। जब ये नॉन फाइलर रहेंगे तो आज इनकी परचेजेस पे 2.5% की शरह से 236 जी और एच ये टैक्स लग चुका है। अगर ये नॉन फाइलर रहेंगे तो 2.5% ये टैक्स भी अदा करते रहेंगे। उन चीजों के अलावा जिनका जिक्र आपने इब्तदाइये में किया, आप देखें ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वहां पर बेजा टैक्सेस देंगे, ये गाड़ी खरीदेंगे तो डबल टैक्स करेंगे, ये बैंकों के ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पर भी विद होल्डिंग टैक्सेस कटवाएंगे। नॉन फाइलर रह के तो इनका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ताजर रहनुमा इस वक्त लीड कर रहे हैं, उन्हें टैक्सों के निजाम की ना सूझबूझ है, ना उन्हें कोई शऊर है, और वो जो मुतालबात कर रहे हैं उस पर एफबीआर को भी हमें कभी कभार ये भी लग रहा होता है कि उनके लिए ये सारी पेनल्टीज देना ज्यादा आसान है देन टैक्स देना। हमने बहुत बार ये बात की है कि उनको लगता है कि जी हम दे देंगे, कोई थोड़ी सी यही पेनल्टी पड़ी हुई है ना तो हम इस पे भी ज्यादा पैसे दे देंगे, गाड़ियां भी उस तरह खरीद लेंगे क्योंकि हमारे पास काफी है, इतना पैसा है कि हम ये पेनल्टीज दे के भी बेहतर है देन टैक्स देना। क्या ये माइंडसेट भी उनका चल रहा होता है? जी बिल्कुल, ये माइंडसेट भी है और यकीनन एफबीआर के साथ उनके खदशात भी हैं। देखिए एफबीआर भी हमारे दीगर इदारों की तरह एक इदारा है और एफबीआर में भी वही खराबियां मौजूद हैं जो हमारे मुल्क के दीगर इदारों के अंदर मौजूद है। और यही वजह है कि एफबीआर और ताजरों के दरमियान एक खलीज भी है और इस खलीज को जो है वो कम करने के लिए ये जिम्मेदारी मुझे दी गई और एफबीआर के दरवाजे ताजरों के लिए खोले गए और हर जगह हर वक्त एफबीआर हुकाम ताजर नुमाइंदों और ताजरों के लिए दस्तयाब है। और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इनिशिएटिव है कि एक तरफ तो वो एफबीआर को डिजिटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ एफबीआर को जो है वो सहूलतकारी का जरिया बना रहे हैं और ताजरों और एफबीआर के दरमियान फासलों को भी कम करने के लिए वो पूरी तरह कोशिश है। लेकिन अब ताजरों को भी कुछ स्टेप्स लेना होंगे, सारे कदम तो एफबीआर ने आगे नहीं बढ़ाने, अब ताजरों को भी आगे बढ़ना होगा और अपना ड्यू शेयर टैक्सेस के अंदर अदा करना होगा। पिछली जो हड़ताल हुई थी नईम साहब, उसमें बातें मान ली गई, उसमें बातें मान ली गई, कुछ बस अंडर द कारपेट वाली बातें थी रही वो कि भाई आपके पास जो भी असासाजात हैं उनको आप ना डिक्लेयर करें बस साल के एंड में, मतलब और क्या मनवाना चाहते हैं? आपको लगता है कि ये डेडलॉक कभी हल हो पाएगा? जी मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि तमाम ताजरों के मुतालबात जो ताजर दो स्कीम के मुतल्लिका थे वो मान लिए गए। वैल्यूएशन टेबल पर जो एतराजात थे उनको दूर करने के लिए एडिशनल कमिश्नर लेवल की कमेटियां बनाने पर भी इत्तफाक हो चुका है और ताजर नुमाइंदों की उसमें इंक्लूजन की बात भी हो चुकी है और वो दुकान वो शॉप जो थोड़ा टैक्स दे सकती है वो थोड़ा देगी, जो ज्यादा दे सकता है वो ज्यादा देगा। इसका फैसला भी वो कमेटीज करेंगी। तमाम इख्तियारात भी इनको दे दिए गए हैं। बावजूद इसके कि ये सारी सहूलतें और आसानियां इनको दी गई हैं, मसला सियासी भी है। आप देखें कि एक सियासी जमात जब ताजरों के मसाइल के अंदर जो है वो कूद पड़ेगी और फिर वहां सियासत करेगी तो फिर वहां पर भी चीजें खराब होती हैं। हमारी सियासी जमातों को भी मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज उनकी हुकूमत नहीं है, कल उनकी हुकूमत आ जाएगी तो बगैर टैक्सेस के वो मुल्क का निजाम कैसे चलाएंगे। और अभी आपको पता है कि एक सियासी जमात ने धरना दिया था बिजली के बिलों के खिलाफ और उनके 45 यौम पूरे होने वाले हैं और अब वो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि ताजरों को दोबारा 2 या 3 दिन या मजीद हड़तालों और एहतजाजों पर उकसाएं। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को ये तर्ज अमल नहीं इख्तियार करना चाहिए, उन्हें अपनी सियासत की भीड़ मईशत और ताजरान को नहीं चढ़ाना चाहिए और ताजरान को अलाकार नहीं बनाना चाहिए। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि जब वो मान भी जाते हैं ताजर सारे और वो कन्विंस भी हो जाते हैं तो फिर एक और प्रेशर आ जाता है, लोगों के साथ पॉलिटिसाइज हो जाती है बात। आपके साथ कितने लोग हैं? मतलब हम देखते हैं कि मार्केटें, आप लाहौर में बैठे हैं, शाह आलम बंद हो जाता है, लिबर्टी बंद हो जाता है, हड़ताल होती है, आपके साथ कोई परसेंटेज है? आपके साथ भी कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं इस बात को कि भाई अगर अब नहीं किया तो आगे मसाइल बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे? बिल्कुल जी, ताजरों की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो इस चीज को रियलाइज कर रही है कि इसको अब किसी जिसे कहते हैं बनने लगाना, अब इसको आगे ले जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम रास्ता निकाल रहे हैं और लोग जो हैं वो चाह भी रहे हैं कि अब वो टैक्स डेट में आए। बट मसला ये है कि और भी हम पर बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर्स है। सिर्फ ये ताजर दो स्कीम नहीं है जिसकी वजह से हड़ताल हुई है, ये तो भी 6 शहरों में लॉन्च हुई थी।
ये जो हड़ताल और एहतजाज हुआ, ये बिजली के बिल थे, मईशत की किसात बाजारी थी, आपको पता है कारोबार नहीं चल पा रहे थे। अब आप हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देखें कि कितने बेहतर हो रहे हैं। हुकूमत की और वजीर खजाना की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। शहबाज शरीफ और उनकी टीम जो है वो काम कर रही है। तो चलिए जी, होपफुली आपकी कोशिश भी कुछ रंग लाया और आप अपने साथियों को कन्विंस कर सकें कि अब इस स्कीम से फायदा उठाएं। मजीद ताजिर आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आपसे बात करके हमें ये भी लगा है कि आपके लिए भी बड़ा रेटिंग है, मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन कि आपको कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है और आप उनमें से हैं भी। आप इस पोजीशन पे रहे, ये ना हो कि इतनी ऑपोजिशन हो जाए कि आपको भी बीच में से हटा दिया जाए, बिकॉज यू आर मेकिंग सेंस। ओके, तो ये तो अभी कशमकश चल ही रही है, लेट्स सी कि ये कहाँ बात थमती है। अच्छा जी, आपको बताएं कि कराची के गुंजरानाबाद रिहायशी इलाके शाह फैसल कॉलोनी की इमारत में कायम पेट्रोल पंप में बुध के रोज़ लगने वाली आग ने पूरी इमारत को जलाकर राख कर दिया। एक शख्स जांबाक हुआ। फायर ब्रिगेड ने सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, बाकी लोगों की जानें बचाईं। इस दौरान मोटरसाइकिल समेत लोगों का बहुत माली नुकसान हुआ। और रिहायशी इमारत में यूं पेट्रोल यूनिट बनाने की इजाज़त कैसे मिल गई? आई मस्ट से कि मैंने ये वैसे कभी नहीं देखा, क्योंकि पेट्रोल स्टेशन जो होते हैं वो एक अलग स्टेशन होता है। एक किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पेट्रोल, आर वी इवन अंडरस्टैंडिंग इट राइट? हमारे शहरियों का कहना है कि कई मरतबा हुकाम के नोटिस में लाए, पेट्रोल पंप सील भी हुआ, लेकिन अदालत ने इसे खुलवा दिया। जितने भी गैर कानूनी थे उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया है, लेकिन इन्होंने अब कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ था। उस कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कि पुलिस डायरेक्टली कोई इसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगी, जबकि जो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर है वो अलबत्ता पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस हवाले से हमने उनको लेटर्स वगैरह लिखे हुए थे। अब था पेट्रोल पंप, इसकी एप्लीकेशन 50 बार हमने डाल दी कि हटवाओ, सील भी हो गया था। सील के बाद क्या मामला हुआ है, दोबारा खुल गया। बहुत दफा बोला है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये ग्राउंड है हमारा, इधर ग्राउंड है, ये भी दे दिया उठा के, कोई पूछना नहीं है, जो मर्जी करना चलो। अच्छा जी, और अब ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ वाहिद एक पेट्रोल स्टेशन नहीं है जो रिहायशी एक बिल्डिंग में हो या इलाके में हो, ऐसे मुतादिद पेट्रोल सप्लाइंग स्टेशंस भी हैं, गैस सिलेंडर्स की दुकानें भी हैं जो कि इट्स इलीगल। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? करप्ट सरकारी माफिया है या क्या हो रहा है, ये हमें बताएंगे काशिफ मुश्ताक। काशिफ, पहले तो ये बता दें कि ये वाकई ही किसी बिल्डिंग में, हम समझना चाह रहे हैं कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में था ये पेट्रोल पंप स्टेशन? हुमा अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है। ये वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया और ये शाह फैसल का जो इलाका है काफ़ी गुंजानाबाद इलाका है। एक दुकान के अंदर नोज़ल इसको कहते हैं और ये नोज़ल इन्होंने लगाई हुई थी जहाँ से स्मगल शुदा जो तेल है वो सेल आउट कर रहे थे और इसके बाहर जो है वो मोटरसाइकिलें मौजूद थी। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं कि एक सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई, जो कि सीसीटीवी फुटेज 6 सितंबर की है, इसी शॉप की थी। यहाँ एक मोटरसाइकिल सवार शख्स आता है, आने के बाद यहाँ से जब वो उसके मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल भरवाता है तो इसी दौरान उस मोटरसाइकिल के अंदर आग लगती है। उसकी इत्तला पुलिस को भी दी जाती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और 1 हफ्ते बाद ठीक जो है दोबारा ये इतना बड़ा वाक़या पेश आता है। और ये इस तरह का वाक़या है कि इसके साथ एक शॉप और मौजूद है, बार्बर शॉप है, वहाँ एक शख्स जो है वो आता है और वहाँ बैठा हुआ होता है। इसी दौरान जब ये 2 रोज़ कबल ये वाक़या रिपोर्ट होता है तो जो इस वाक़े के अंदर शख्स जांबाक हुआ है ये उसी शॉप के अंदर था और उसे इतना टाइम नहीं मिला कि उस शॉप से वो बाहर निकल सकता। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस शिद्दत की आग थी यहाँ पर। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा जो है वो मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, मुख्तलिफ दिफ़ात शामिल कर दी गई हैं। लेकिन आपको बताएं कि तमाम तर गैर कानूनी तौर पर जो ये शॉप्स बनाई गई हैं, इनमें जो पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा है, ये तमाम तर गैर कानूनी अमल है। ना सिर्फ यहाँ जो ये शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में ये वाक़या पेश आया, बल्कि हमने गुज़िश्ता रोज़ जब सर्वे किया तो हमारे पास ऐसी फुटेजेस मौजूद हैं जिसके अंदर हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ थानों में जो वो इसमें मुलव्विस हैं और इस तरह के जो मुनज़्ज़िम काम है वो चल रहा है। हमने सुराबगोड़ थाने की हदूद में विज़िट किया, हमने साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में विज़िट किया, सच्चल थाने की हदूद में जब हमने विज़िट किया तो हमने देखा कि मुताद्दिद जगह पर इसी तरह रिहायशी इमारतों के नीचे जो है वो शॉप्स कायम की गई हैं। उन शॉप्स के अंदर जो है वो इस तरह के पंप्स मौजूद हैं जो खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करते हैं। तो स्मगलशुदा पेट्रोल है। इंतज़ामिया से बात कर रहे हैं तो अच्छा, अब बताइएगा इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी हम आपसे लेंगे। आपने कहा मुख्तलिफ इलाकों में पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आपको ये पंप्स नज़र आए हैं। पेट्रोल पंप क्या दुकानें कहते हैं जो स्मगल शुदा
ये सील भी होती हैं, क्योंकि अभी हम शहरियों की गुफ्तगू सुना रहे थे, एक स्मगल्ड आइटम बेचने वाली दुकान को अदालतें डी सील करा देती हैं या अदालत से जाके झूठ बोलते हैं, ऐसा ही कुछ होता होगा फिर? देखें, जो अदालतें हैं वो मुख्तलिफ इंतज़ामिया के जो लोग हैं उनसे जो है वो तस्दीक के लिए लेटर्स मांगते हैं, NOCs मांगती हैं। तो ये NOCs जो हैं वो पुलिस भी मुहैया करती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मुतलका इंतज़ामिया है वो भी मुहैया करते हैं। हम जब इंतज़ामिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने लेटर जो है वो पुलिस को लिख दिया है। जब पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि हमारा डोमेन में ये नहीं आता, लेकिन हमने जो लेटर है वो तस्दीक के लिए इंतज़ामिया को लिखा है, DC को लिखा है मुतलका, और वो जो है वो इसकी मज़ीद तस्दीक करेंगे। लेकिन जब हम इस तरह की माफियात से बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने मुतअद्दिद ऐसे लोगों से बात की, उनसे पूछा, इलाका मकीनों से पूछा कि आया ये कायम कैसे होते हैं और इनसे किस तरह का जो है मामला तय किए जाते हैं। तो बाकायदा तौर पर पुलिस के मुख्तलिफ ऐसे थाने हैं जो इनमें मुलविस हैं जी। और ये LPG सिलेंडर्स जो हैं ये तो इतने कॉमनली हर दुकान में हर जगह होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया हो कुछ भी हो, इसको तो लोगों ने ऑलमोस्ट लगता है एक्सेप्ट भी कर दिया, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करता कि ये कितनी कोई खतरनाक फ्लेमेबल चीज पड़ी है। इस हवाले से भी नहीं समझ आता कि और कहाँ से लें, दुकानी है ना ये, मतलब अच्छा लगता है लोगों को जी ये तो हमारे तो नीचे ही दुकान है तो हम ले आएंगे, मतलब ये एक स्केरी बात है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कुछ टाइम कबल जो है वो मस्कन चौरंगी पे भी इस तरह का एक ब्लास्ट हुआ था एक दुकान के अंदर। उस दुकान के अंदर भी जो है वो सिलेंडर मौजूद था। जब हम उस दुकान पे पहुंचे तो इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था कि इससे कबल भी जो है वो हमने इसकी निशानदेही की थी और इस दुकान को बंद करवाने के लिए कहा गया था। फिर से यही कहेंगे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जब इन सिलेंडर माफिया के ख़िलाफ़ भी हम देखते हैं तो मुख्तलिफ दुकानें ऐसी कायम की गई हैं। जब उनसे बात करते हैं तो उनकी जानिब से वो NOC दिखाई जाती है जो मुतलका इंतज़ामिया से उन्होंने जो है वो हासिल की हुई होती हैं, पुलिस हुकाम से हासिल की होती हैं, लेकिन उन पर जो डेट्स देखते हैं तो वो डेट्स काफ़ी पुरानी होती हैं। तो ये काफ़ी अरसे से इस तरह के मामला चलते आ रहे हैं, लेकिन ये खौफनाक सूरत हाल है। रिहायशी इमारतों के नीचे जो दुकानें कायम हैं उनके अंदर इस तरह की सिलेंडर्स की दुकानें कायम हैं और वहाँ से प्रॉपर तरीके से ये लोग सिलेंडर भरते भी हैं बग़ैर किसी मैकेनिज़्म के, बग़ैर किसी SOP के, ना इनका कोई चेक एंड बैलेंस होता है, तो जिसकी वजह से कोई बड़ा सानिया या हादसा रिपोर्ट हो सकता है। अगर 6 सितंबर के रोज़ जब ये एक मोटरसाइकिल में आग लगी थी इसी शॉप के अंदर, कार्रवाई की जाती पुलिस की जानिब से तो ये मामला आगे ना बढ़ता और एक हफ़्ते बाद ठीक जो खौफनाक आग आपने भी देखी कि 2 रोज़ कबल 8:10 पर जो आग लगी थी और उसके बाद मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें जली थी, तो ये वाक़या रिपोर्ट ना होता। फिर ज़ाहिर है वाक़या होता ही ना तो रिपोर्ट क्या होता। मगर बात यह है कि हम इस वाक़े से क्या सीखेंगे? आपने कोई सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का ये मसला है या अक्रॉस द सिटी अगर हम तहकीक करें तो हमें और दुकानें इस तरह की मिलेंगी? पेट्रोल पंप तो नहीं हम इन्हें कहेंगे, दुकानें हैं, हाँ दुकानें हैं जो कि पेट्रोल बेच रही हैं स्मगल्ड शुदा। बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने सही कहा, ये पेट्रोल पंप्स नहीं हैं, दुकानें हैं और इन दुकानों के अंदर बाकायदा एक पेट्रोल पंप की नौयत की नोज़ल लगाई जाती है, ड्रम रखे जाते हैं, उन ड्रम के अंदर गैर कानूनी जो स्मगल शुदा ऑयल आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, वो रखा जाता है। सॉरी दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू। डिटेल हम आपसे फिर भी कभी ले लेंगे। मैदान सजा, इकबाल स्टेडियम जगमगा उठा, है ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। इट वाज सो रिफ्रेशिंग टू सी एक्चुअली ऑन टीवी स्क्रीन्स। ऑब्वियसली हम तो जियो सुपर पे ही देख रहे थे। तो चैंपियंस वनडे कप का पहला दिन जो है वो मारखोर के नाम रहा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। और पहले बैटिंग करते हुए मारखोर्स ने पैंथर्स के सामने 348 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये पहाड़ ही है वैसे, और क्या हो सकता है। और जवाब में पैंथर्स 187 रन्स पर ही ढेर हो गई और शुरू ही में ऊपर नीचे 4 विकेटों के नुकसान ने पैंथर्स को दबाव का शिकार कर दिया और यूं पैंथर्स को 160 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। मारखोर्स ने ना, मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ है और फिर उसका नाम रखते हैं और कहते हैं नाम बदल दो इसके लिए अच्छा होगा। ये मारखोर के साथ भी यही हुआ है। पहले वो वुल्व्स होते थे और पता नहीं वुल्व्स की क्या परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जैसे ही वो मारखोर बने ओहो तो अच्छे हो गए, जबरदस्त हो गए। वैसे वुल्फ से बेहतर तो मारखोर है ना, इन एनी केस वुल्फ तो चालाक से लगता है, मारखोर तो यू नो अ गुड ओमेन फॉर देम एज वेल। और मारखोर ने फिर मैदान मार लिया। कामरान गुलाम और अब्दुल समद को शायकीन जो हैं वो शाइनिंग स्टार्स कहते रहे। सर्टनली उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। कामरान गुलाम ने 115 रन बनाए और इसी तरह अब्दुल समद ने
6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 25 गेंदों पर 62 रन की धुआंधार इनिंग खेली। मार्कोर्स के ये दोनों बैटर्स मेंटोस की तवज्जो अपनी तरफ खींचने में भी कामयाब रहे। पैंथर्स की तरफ से इमाद बट 72 रन बनाकर नुमाया रहे, लेकिन पैंथर्स का कोई और खिलाड़ी मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सका। जिस तरह कल अब्दुस समद और कामरान गुलाम और इमाद बट खेलते नजर आए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि नौजवान अपनी सलाहियतों को सामने लाएंगे। अब देखिए, कामरान गुलाम के नाम से तो हम वाकिफ़ थे, लेकिन इमाद बट और अब्दुस समद के नाम से हम लोग भी उस तरह से वाकिफ़ नहीं थे। ये वो नाम हैं, ये वो लड़के हैं जो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन अब इनको शाइन करने का, मेन स्ट्रीम पे आने का मौका मिल रहा है थ्रू दिस मौका तो मिल रहा है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट भी होगा ना। बहुत हमने इन द पास्ट, आई एम सॉरी, ये भी देखे हैं ब्रिलियंट परफॉर्मर्स बट देन नेवर टू बी हर्ड अगेन। तो ये भी हुआ है हमारे साथ। जी बिल्कुल। अब 3 बजे हैं शाहीन आफरीदी की लायंस और मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस। फैजान लखानी हमारे साथ हैं। फैजान हमारे साथ हैं, हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर हैं। का बड़ा जबरदस्त धुआंधार किस्म का स्टार्ट हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का। हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, फिर ये भी सोच रहे थे भी आगे तो टेस्ट होना है तो ये ओडीआईज क्यों हो रहे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन जब क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है ना तो लोग घुस जाते हैं उसके अंदर। और ये कल हमने स्टेडियम जितना भरा हुआ था वहां से भी हमें इस बात का अंदाजा हो गया। फैजान, आवाज आ रही है आपको? फैजान फ्रीज हो गए। फैजान बड़े अच्छे पोज में फ्रीज हुए। मैं यही देख रहा हूँ, क्योंकि लग रहा था कि बड़ी गौर से हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो वापस नहीं, अब आ गए। फैजान आप अनफ्रीज हो गए हैं। अब आपको सवाल समझ आ गया था? मैं सवाल ही सुन नहीं सके। पता है इंटरनेट के जो मसाइल। अच्छा, बेसिकली दैट्स राइट। इन अ नटशेल हम आपका कल का अहवाल आपसे पता करना चाह रहे हैं कि कल कैसा माहौल था उधर, एंड आल्सो क्योंकि एक क्रिटिसिज्म थी ना कि एंड इंग्लैंड के साथ टेस्ट से पहले हम ये ओडीआई का पूरा एक टूर्नामेंट क्यों करवा रहे हैं, लेकिन कल मजा आया क्रिकेट देख के। देखिए, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में मजा तो आपको हमेशा आता ही है, और जब उसमें एक ये कह लें कि फेस्टिविटी को आप ऐड कर लें जो पाकिस्तान क्रिकेट में एक हमेशा एक कलर डालती है, तो उससे मजा बन ही जाता है। इसके क्रिकेटिंग पहलू तो हमें जब टूर्नामेंट खत्म होगा या उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस टूर्नामेंट के, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्रिकेटिंग पहलू और क्रिकेटिंग इसके रिजल्ट्स किस तरह आ रहे हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के। बट आपने बात ठीक है, जिससे स्टार्ट में एक बात कर रहे थे कि आप नो वे टू बी सीन हो जाते हैं प्लेयर्स परफॉर्म करने के बाद। कल हमने देखा कि जिस तरह प्लेयर परफॉर्म करते हैं, आई होप के जो लड़कों ने अपना केस बनाना शुरू किया है पहले दिन से, ये वही लड़के हैं जो पासी में परफॉर्म करते आ रहे हैं। आई होप के आने वाले वक्तों में इन लड़कों को मौका मिले। जिस तरह पिछली डिस्कशन में हम बात कर रहे थे कि लड़के प्लेयर्स परफॉर्म करके आगे आ रहे होते थे, बट उनको मौका नहीं मिलता था, वो मैच फॉर्म कर रहे होते थे। लेकिन अभी तो जिनकी वजह से उन्हें मौका नहीं मिलता था, या जाहिर जगह खाली नहीं होती ना, कितने लोग खेल लेंगे, 20 की टीम तो हो नहीं सकती। अब उनके कंपैरिजन में या उनके साथ साथ ये लोग खेल रहे होंगे और इनकी बात डेली ऑन टेलीविजन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया होगी, तो डू यू थिंक इट वुड मेक अ डिफरेंस? क्योंकि कामरान गुलाम का नाम तो हमने आप लोगों से उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत बात भी की हुई है पहले, लेकिन अब्दुस समद हो गए या इमाद बट हो गए, फॉर दैट मैटर, इन लोगों के नामों से लोग उस तरह से वाकिफ नहीं थे जो खेलते रहे। आई एम श्योर रहे होंगे। फैजान, यू टॉकिंग एज अ डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल पर्सन, जो के व्यूअर, जो के फैन है क्रिकेट का, जिसको जाहिर है सीधा लोगों के नाम ही पता होते हैं। देखिए, आप जिसे बात कर रहे थे कि प्लेयर्स 20 नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं खेलना होता है। अगर हम आप दुनिया भर के क्रिकेट देखें तो कहीं ना कहीं ये रोटेशन होते रहती है, बीच में कहीं ना कहीं चिप इन किया जा रहा होता है। अगर आप वरना इंडिया की टीम में फिर शायद कभी सूर्या कुमार जैसे प्लेयर को मौका ही नहीं मिलना था, जो उनकी बैटिंग लाइन जो बनी हुई है। इसी तरह हमारे मसला जो हमने माजी में भी देखा कि बड़ी से बड़ी सीरीज भी होती थी तो उसमें हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते थे, हम अपने यंगस्टर्स को मौके नहीं देते थे, या जो प्लेयर जो परफॉर्म करते हुए आ रहे होते थे उनको वो ना जो शायद के टूर होते थे वो उस तरीके से नहीं मिलते थे जिस तरीके से होने चाहिए थे। तो आई जस्ट होप कि ये जो अब ये जो चैंपियंस कप जो कराया और जो आप बात कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों के लिए टीम तैयार की जा रही है, तो उन प्लेयर्स को भी मौका मिले प्रॉपर,
कि वो टीमों में आए और सही इस तरह लाइमलाइट और प्लेयर्स को मिलेगी, बट लाइमलाइट का अगेन लाइमलाइट आएगी, उनको 4 लीग मिल जाएगी बाद में, बट क्या पाकिस्तान खेलने का मौका मिलता है, कितना मौका मिलता है, कितना ये बड़ा आम सवाल है, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज भी इसीलिए की जा रही है ना। सारा मकसद ही इस एक्सरसाइज का ये है कि अल्टीमेटली वी नीड ऑल्टरनेट्स, क्योंकि जब चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कि भाई हम क्या करें, क्योंकि पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, तो ये सारे लोग तो ये है ना ये तो पहले भी मौजूद थे, अब चलें शायद उन्हें पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये सारे बैठे हुए नजर आएंगे। देखिए कामरान गुलाम पाकिस्तान में परफॉर्म करते आ रहे हैं, हमारे बट ने भी माजी में परफॉर्म किया है, समद को बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। आज जो मैचेस में लड़के सारे एक्शन में होंगे वो आई मीन जो 150 प्लेयर्स का जो पूल है इसमें कोई ऐसा प्लेयर आप ये नहीं कह सकते कि जो बगैर परफॉर्म किए हुए ऊपर आ गया है, तो ये वही सारे लड़के जो परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगेन ठीक है, आप इसको मजीद फिल्टर कर रहे हैं, पास्ट में भी हमारे टूर्नामेंट्स होते आए थे जिसमें ये लड़के परफॉर्म करते आए थे। ये जो चैंपियंस कप है ये पास्ट में पेंटेंगुलर कप कहलाया जाता था, दो उस टाइम पे सिर्फ रेड बॉल का क्रिकेट होता था, अब इसको नए फॉर्मेट्स भी ऐड किए हैं, तो आई होप के ये शॉर्टर फॉर्मेट के लड़के भी जो इससे लाइमलाइट हासिल कर रहे हैं, असल चीज है लाइमलाइट जो मिल रही है लड़कों को, लाइमलाइट मिल रही है तो इससे पीसीबी पे प्रेशर और ज्यादा डर लगना स्टार्ट हो जाता है। अब फैजान ये बताएं कि कल क्या स्पेशल था, मार्कोर ने क्या मार्का मारा कि उन्होंने ऑलमोस्ट 350 बना लिए, दूसरी टीम जो थी वो आधा भी उतना कवर अप ना कर पाई। इतना फर्क कैसे आया, ये फर्क कैसे आया? नंबर 1, इज इट बिकॉज ऑफ द पिच इन फैसलाबाद या क्या आप इसको किस चीज पे बेस करेंगे? पिच अच्छी कर ली थी मार्कोर ने और एक अच्छा उन्होंने टोटल शुरू से ही लगा दिया और उसके बाद फिर बॉलिंग भी बड़ी उन्होंने डिसिप्लिन की, तो उससे फायदा हुआ, अच्छी क्रिकेट। और पिच का एक कमल दखल होता है, नया अभी यहाँ पे पिच है, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर खेल रहे हैं, फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग में कितना फर्क पड़ेगा, तो जो टूर्नामेंट बढ़ता रहेगा प्लेयर्स को अंदाजा होता रहेगा कि यहाँ टॉस से फर्क पड़ता नजर आ रहा है आपको, जो टॉस जीतेगा वो एडवांटेज में रहेगा। देखिए टॉस का इम्पैक्ट तो हमेशा अब्दुल्ला ये जो डे नाइट वाले मैचेस होते हैं उसमें होता है, उससे आप कभी भी उस इम्पैक्ट को टॉस के नहीं निकाल सकते, चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो या थोड़ा सा दरमियाना मौसम हो, ये टॉस का इम्पैक्ट तो हमेशा रहता है, तो ये इस पूरे टूर्नामेंट में रहेगा। चलिए आज एक और चीज आई एम वेरी क्यूरियस, अब जो नए प्लेयर्स होते हैं फैजान, उनको वाइल परफॉर्मिंग मतलब वो खेल रहे हैं और ज़रा ज़्यादा ऑडियंस मिल गई है, टीवी पे वो आ रहे हैं, उसका प्रेशर अलहदा होता है, हाउ डू दे डील विद इट? उनको वो प्रेशर फील होता है कि अब मैं ज़रा ज़्यादा पब्लिक हो गया हूँ? देखिए जितनी स्क्रूटनी अब हो गई है या जिस तरह की क्रिकेट आजकल हो गई है, तो ऑफ कोर्स अब हर जगह हर वक्त प्लेयर लाइमलाइट में होता है, और आजकल तो हमने देखा कि प्लेयर्स अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, इवन यंगस्टर्स, जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, जिस तरह हर चीज पर डिस्कस हो रही होती, तो यंगस्टर्स की ख्वाहिश होती है कि उनकी वीडियोस वायरल हो, उनका खेल वायरल हो, बट हाँ ऑफ कोर्स साथ साथ ये एडिड प्रेशर भी यहाँ पर उन पर होता है कि कहीं लाइव मैच में उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी जो वायरल हो गई तो शायद उनका पूरा कैरियर ना खराब हो जाए, तो ये चीज भी उनके जहनों में होती है, तो बड़ा पक्का खेलते हैं वो यहाँ और कोशिश करते हैं कि गलती की गुंजाइश ना हो। अच्छा जी फैजान, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि शाहीन आफरीदी की लायंस और हारिस की स्टैलियंस में से अभी तक आपको कौन सी जरा तगड़ी लग रही है? आज मैच है इनका। देखिए दोनों ही अच्छी टीम है और ये वो टीम है जिसमें आप कहें कि सबसे ज्यादा ये कहे कि बड़े खिलाड़ी या इस फॉर्मेट के बहुत ज्यादा शोरा आफाक नाम इन दोनों टीमों में मौजूद है, बट आई थिंक स्टालियंस sounds a better side. Stallions sounds a better side. And we also got a great news from hockey as well, that we have made it to the semi-finals, और हम हुमा से उस दिन भी बात कर रहे थे, हम हॉकी पे तफसील से फिर दोबारा बात करेंगे। We won the match against China and अभी हमारा इंडिया के साथ मैच बाकी है, so और हम बहुत ज़्यादा होपफुल हो गए। So हम ज़रा होपफुल इसलिए भी हैं क्योंकि हॉकी से अब हमें ऐसी खबरें मिलती हैं जो पहले बिल्कुल काफ़ी अरसे तक ख़त्म हो गई थी, कोई अच्छी न्यूज़ आती ही नहीं थी। Do you think our hockey is on the right path again? आई थिंक हॉकी से हम उस वक्त ज्यादा ऑफकोर्स जब टीम जीत रही होती है और अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती है, जिस तरह हमने अजलान शाह में देखा या पोलैंड वाले इवेंट पे देखा या अब हम परफॉर्म करते, तो अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, बट एक ये लंबा सफर है हॉकी को रिवाइव करने का। हम जब असली अच्छे पाथ पर है ये हमें उस वक्त अंदाजा होगा जब हम रेगुलरली यूरोपियन साइड के अगेंस्ट जाके
परफॉर्म करेंगे। इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा जो बड़ी कॉम्पिटिटिव साइड है वो एक इंडिया को हम कह सकते हैं, और इंडिया से जो अगला हमारा मैच होना है एक बड़ा अहम मैच होगा, और उस मैच में हम किस तरह परफॉर्म करते हैं दैट वुड बी बेसिकली वो होगा रिफ्लेक्शन कि हम किस पाथ पे जा रहे हैं। जब हम अपने से बेहतर रैंक टीमों के आगे कंटिन्यूअसली तसलसल के साथ कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, वो एक रिफ्लेक्शन होगा कि हम किस पाथ पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी अच्छा पाकिस्तान खेल रही है, बट अगेन तसलसल अब बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी राइट। और हम फिर इंडिया के साथ जो मैच होगा उसके बाद फिर हॉकी पे दोबारा से बात करेंगे, एंड वी आल्सो नीड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन हॉकी। Certainly. Thank you फैजान। So जल्दी से आपको ये बता दें, लायंस वर्सेस स्टैलियन आज होगा इस्लामाबाद, एंड ऑफ कोर्स यू कैन वॉच 3 बजे शुरू होगा। बस जुमा पढ़ें और बिरयानी खाएं, और उसके बाद वो तो वैसे ही आपको पता है फ्राइडे है नेशनल बिरयानी डे, तो चल ही रहा है। साथ हमने आपको क्रिकेट भी दे दी और जियो सुपर पे लाइव दिखा रहे हैं। आप फैसलाबाद में हो ना हो, आप ज़रूर देखें। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे में जो लबो लहजा इख्तियार किया उस पर तो हम वैसे काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। अभी उसकी राख बैठी भी नहीं थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयानात ने नया तूफ़ान जो है वो खड़ा कर दिया है, और वो रोज़ाना एक कदम और आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश धमकियों के बाद अब वो खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी यानी को भी अपने हाथ में लेने का ऐलान कर रहे हैं। तो बहुत ही उनके टॉल क्लेम्स एंड स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जलसे में बातें की, फिर ज़राए से इत्तलात आई कि जो मीटिंग थी उसमें वो ज़रा अपोलोजेटिक थे ज़राए के मुताबिक, और उसके बाद जो मीटिंग थी जो ज़राए बता रहे हैं हमें थे, और उसके बाद दोबारा बात कर रहे हैं, तो फिर उससे आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। तो क्या उसके बारे में हम अपोलोजेटिक हो गए, ये ले नई चीज़ बेसिकली ऐसा हो रहा है। एनीवे वॉच। मैंने पहली एपेक्स कमेटी की कहा, अगली में कहा, फिर एपेक्स कमेटी वहां पर हुई, वहां पर कहा, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, मुझे उनसे बात करने दो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। अब मैं ऐलान करता हूं, यहाँ पर आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मैं ऐलान करता हूँ। अच्छा जी, कर दिया उन्होंने ऐलान। अब अली अमीन गंडापुर के इस ऐलान को हैरत में डाला। फिर खारजा पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ वफाक का इख्तियार है, मतलब दुनिया का कोई भी, मतलब फॉर इंस्टेंस अमेरिका देखें, आपको 50 स्टेट्स जो हैं वो लिटरली 50 मुल्कों की तरह ट्रीट करती हैं अपने आप को, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी इट कम्स फ्रॉम डीसी। नहीं, वो साहब को नहीं, कोई सूबा आज़ादाना खारजा पॉलिसी बनाकर वफाक की बका को चैलेंज नहीं कर सकता। वफाक इसे, हुकूमत इसे वफाक पर हमला करार दे रही है। सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर सीएम केपी जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात और वफाक की सियासत का दम भरती है, और ऐसी पार्टी का कोई जिम्मेदार शख्स ऐसी बात कर भी कैसे सकता है, ये भी बड़ी हैरान कुन बात है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को खदशा है कि अली अमीन गंडापुर सूबे में गवर्नर राज लगवा देंगे। सीएम एक सूबे का जो जिसका जो भी नाम हो, जिस सूबे का भी हो, वो अगर अपने हाउस से फॉर एग्जांपल केपी हाउस से निकलते हैं तो क्या उनके सीएसओ नहीं थे, स्पेशल ब्रांच नहीं थी, पुलिस नहीं थी, ऐसे निकल के गाड़ी ड्राइव करते हुए? बहुत भी अगर वो अंधेर नगरी हो तो क्या उनका ड्राइवर भी था? सबको जो है चकमा दे के और अकेले गाड़ी ड्राइव करके चले गए और फिर मोबाइल भी बंद था। ये एक मतलब है कि एक फिल्मी सीन तो हो सकता है और एक ड्रामेबाजी तो हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं हो सकती। तो ये सियासी यतीम है, सियासी शहीद बनना चाहते हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं, पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं गवर्नर राज लगे, क्योंकि इन्होंने डिलीवर नहीं किया। ये नालायक है, नाअहल हैं।
ये ऐसा हसास मामला है जिस पर ना सिर्फ हुकूमत तमाम सियासी पार्टियों बल्कि सबसे ज़्यादा परेशानी खुद तहरीक इंसाफ को भी होनी चाहिए, और ऐसी बातें तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत को भी दाव पर लगा सकती हैं, क्योंकि किसी सियासी शख्सियत की कितनी भी बड़ी कल्ट फॉलोइंग क्यों ना हो, मुहब्बे वतन शख्स मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं करता, या फिर इससे इस केस में शायद कर भी दे। मतलब कि कोई आम शख्स तो नहीं है। खैर एनीवे, महमल सरफराज हमारे साथ हैं। महमल, क्या कहेंगे आप? महमल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से हम ये सुन ही रहे हैं अभी, रियासती पॉलिसी के मुखालिफ अपनी वो फॉरेन पॉलिसी बनाने का कदम, खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान जो है, मतलब वो ऑफ़र कर रहे हैं, बल्कि ऑफ़र भी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो हुकूमत इसे फेडरेशन को चैलेंज करने के बराबर देखे या ना देखे, और ये समझ ले कि ये तो कुछ भी कह देते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इसके अंदर थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि ये मसला हसास भी है, ऑब्वियसली एक फ़ॉरेन पॉलिसी का इशू भी है, और हमें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि फ़ॉरेन पॉलिसी को हमारी डिवाइडेड है कि एक सूबा जो कि एक्चुअली दहशत गर्दी का सबसे बड़ा जो विक्टिम है, एक सूबा हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहाइयों से दहशत गर्दी है और ये मसाइल चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि वफाक और उस सूबे के अंदर इस तरह के डिफरेंसेस हों। एक चीज़ जो गंडापुर साहब ने की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये इशूज़ बार बार वफाक के साथ रेज भी किए हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तो ये भी मेरे ख्याल में एक अहम चीज़ है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो दहशतगर्दी का कमबैक फॉल ऑफ काबुल के बाद आया, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उनकी गलत पॉलिसी है, और उस वक्त की हुकूमत की भी जो पॉलिसीज थी कि जिस तरीके से निगोसिएशन स्टार्ट की TTP के साथ, उनको रीसेटल जिस तरीके से किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज जो दहशतगर्दी की लपेट में पूरा मुल्क आ गया, और खासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो आए दिन जिस तरह हमले होते हैं, फौजी एहलकार शहीद हो रहे हैं, जिस सूबे में हम कह रहे हैं कि विक्टिम हैं, और हमारे हार्ट गोज आउट फॉर द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो फ्रंट लाइनर्स रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सहा है, लेकिन उसी सूबे का वज़ीर आला जब जलसे में खड़े होकर ये कहता है कि ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये किया, हमने ये किया, इसलिए ये हो रहा है, वो हम पे फूल तो नहीं बरसाएंगे। सो हम इससे क्या अखज़ करें? अब्दुल्ला, उस वाली चीज़ से मैं बिल्कुल, आपकी वो बात आपकी सही है कि ये चीज़ जो है इस तरीके से जस्टिफाई, और या आप टेररिज्म को तो बिल्कुल भी जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। मैं जो बात ये कह रही हूँ, क्योंकि ये हसास मसला इसलिए है कि आज जो टेररिज्म का कमबैक हुआ है, और हमारे जितने गेन्स वॉर ऑन टेरर के बातें, हमने जिस तरीके से टेररिज्म को ख़त्म किया था, अपने इधर से पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म किया था, उसके बाद जो कमबैक हुआ उसका बहुत ज़्यादा नुकसान सबको हो रहा है, पूरे मुल्क को हो रहा है, हमारी मईशत को हो रहा है, हमारे लोगों को हो रहा है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि हुकूमत, सूबाई हो और फेडरल गवर्नमेंट, इनको बैठकर इसके ऊपर एक कंसेंसस बनाना चाहिए, इसके ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग सूबे के तो बहुत बड़े विक्टिम्स हैं, और मुल्क के अंदर भी। तो इसलिए ये जो मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर इस तरह सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर एक्चुअली कोई हल तलाश किया जाना चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई डिविजन्स भी नहीं नजर आने चाहिए, बल्कि साथ मिलकर अगर बैठकर ये मामला तय किए जाए। उसके अलावा अच्छा मेबल, हमने आपको पता है TTP के साथ कितनी दफ़ा माजी में हम बात करें 2010 वाली मामलात में चले जाएं, कितनी दफ़ा मुज़ाकरात करके मुआहदे करके देख लिए, उन लोगों की कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। फिर फॉल ऑफ काबुल के बाद हमने देख लिया कि इस उम्मीद में, और जो हम तनकीद भी करते हैं कि जनाब बहुत से लोगों को वापस सेटल किया गया या रिहाइयाँ भी हुई, सारा कुछ हुआ ना। अब ये अफ़गानिस्तान में जो हमारी पॉलिसी रही है उस मुताल्लिक एक सूबे के वज़ीर आला का बयान आता है कि ये इसलिए हो रहा है, तो और एक इस सियासी जमात का ये इम्प्रेशन है कि दे आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स तालिबान। सो इफ़ दे आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स तालिबान और वफाक तो नहीं टॉलरेट कर रहा, तो कैसे चलेगा मामला फिर एक साथ? नहीं, मैंने आपको यही बात की कि एक्चुअली जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट थी और पिछली हुकूमत थी, उनकी जो पॉलिसी थी, और खास तौर पे जिस तरीके से किया गया, क्योंकि आपको अगर याद होगा कि बड़ा सीक्रेटली ये निगोसिएशंस हुई थी, और ये जिस तरीके से बाहर बात आई थी, बल्कि उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, कंसेंसस क्यों नहीं बनाई गई, बताया क्यों नहीं गया कि पॉलिसी क्या है। फिर हमारी रियासत की पॉलिसीज जिस तरह से शुरू में वो हमने यही सुना था कि जी TTP को NDS और ये रॉ और ये सब सपोर्ट करते हैं, तो जब अफगान तालिबान की रिजीम आएगी तो शायद ये चीजें चेंज हो जाएगी। लेकिन हम देखा कि उनके आने से, और ये चीजें वार्न कर रहे थे हम जैसे लोग, साफी साहब आपको याद होगा, और इस तरह के जो एक्सपर्ट थे वो ये वार्न कर रहे थे कि ये सेम है, अफगान तालिबान और TTP सेम है, तो इनके साथ जो है
तो ये चेंज नहीं होगा, तो इनको किस तरीके से टैकल करना है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एक्चुअली क्योंकि एक सूबा है जिसके अंदर ये बहुत बड़ा एक मसला है, तो ये बजाय इसको कि इसको एक सियासी रंग दिया जाए और जिस तरह सियासी बयानबाजी और ये सारा कुछ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मामला है, बैठ कर हल करना चाहिए। और इसीलिए मैं APC की बात करी हूँ, मैं कंसेंसस की बात करी। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर जो है एक कंसेंसस होना चाहिए। ऐसे डिवाइडेड हमें नहीं लगना चाहिए, उसका नुकसान होता है फेडरेशन। अच्छा, तो महमल, तो अब अगर ऐसे स्टेटमेंट्स, अब KP के CM है वो, अगर ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब उनके इन स्टेटमेंट्स की वजह से वफाक को इस बात को जरा ज्यादा सीरियसली हैंडल करना चाहिए? और शायद अली अमीन गंडापुर का, टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, शायद उनका मकसद भी ये था कि अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू टेक थिंग्स इन माय कंट्रोल, इन माय ओन हैंड्स, तो एटलीस्ट दैट विल पुट प्रेशर ऑन द फेडरेशन के अब जाके कुछ कर लें। नहीं, देखिए, फेडरेशन तो एक हमारी फॉरेन पॉलिसी है, अफगानिस्तान के ऊपर है। आपको पता है कि क्या हालात जो से चल रहे हैं, और हमने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया ओवरऑल। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने इस लिहाज से बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, क्योंकि जिस तरह से सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए हैं TTP को उधर अफगानिस्तान के अंदर, और वहां से वो आकर इस तरीके से हमले कर जाते हैं, और दहशतगर्दी के हमले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप नंबर्स देखें कितने। क्या चल रहा है इंटरनेट के साथ आज? मतलब रोज ही चल रहा होता है। आज तो खैर काफ़ी हैंग हो ही रहा है। इन एनी केस महमल सरफराज से बात कर रहे थे, और महमल का भी यही कहना है कि बात तो ऑब्वियसली सीरियस है, एंड वी डू हैव देयर इज रियलिटी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। हमारे साथ है महमल। जी महमल, कंटिन्यू कीजिए योर थॉट। इंटरनेट का आपको पता है आजकल पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं। जी, तो मैं बेसिकली ये बात कर रही थी कि देखिए, जो ये चीजें इतने हमारे रोज लोग शहीद हो रहे हैं, जिस तरीके से दिन दिन बढ़ रहे हैं, ये एक सीरियस मसला है, और ये इसको वफाक भी बहुत सीरियसली ले रही है। ऐसा नहीं है, दहशतगर्दी का वफाक को बहुत अच्छी तरह से अंदाज है, और उन्होंने अब तक बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। उन्होंने अफगानिस्तान के जो रजीम है वहां पर उन्होंने जिस तरीके से बात भी इस चीज को की कि आप ये खत्म करें, TTP के सेफ हेवन खत्म करें, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, तो ये चीजें अहम है। मैं ये कहना चाहती थी कि जो सूबाई गवर्नमेंट है उनको वफाक के साथ बैठ कर ये मामला सॉर्ट आउट करने चाहिए। इस तरीके से जब बयानबाजी होती है, और फिर आपको पता है कि ऑलरेडी टेंशंस चल रही हैं एक पॉलिटिकल पार्टी और वफाक की गवर्नमेंट के दरमियान, एक जो है ओवरऑल रियासत के साथ जिस तरह से मसाइल चल रहे हैं, उसकी वजह से ये चीजें और भी और हर्ट करती हैं। अब ये बताइएगा, लास्टली जाहिर है वो जलसा होता है, उसमें भी रियासती पॉलिसी पे बहुत तनकीद करते हैं एक सूबे के वज़ीर आला, और उसके बाद आपको पता ही है इत्तलात थी, ज़रा ये बता रहे थे कि भाई इनकी जो मीटिंग हुई उसमें ये ज़रा अपोलोजेटिक थे, मगर दोबारा से इस तरह के बयानात दे देते हैं कि मैं तो अपना वफ्द भेजूंगा, और मैं दोबारा ही रियासत के मद्दे मुकाबिल आने के ज़ाहिर है मुतरादिफ है ना ये बयानात। तो हम क्या ऐसे समझें, ये अंदर कुछ और बात करते हैं, बाहर कुछ और बात करते हैं, यही चल रहा है? देखिए अब्दुल्ला, हमने देखा कि जो PTI की अगर आप ओवरऑल पॉलिटिक्स को देखें तो वो बहुत डिसरप्टिव है। वो इसी तरह की कि वो एग्रेशन आता है, फिर वो कभी थोड़ा सा पीछे टेक, लेकिन बात इस तरीके से ही वो करते हैं ताकि प्रेशर हो रियासत के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर डालते रहे। तो ये तो एक चीज़ हमने तर्ज सियासत PTI का देखा है। अनफॉर्चुनेटली ये इसकी वजह से ये मसला हो गया है कि जब तक पॉलिटिकल, मेरे अपने ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज जब तक इकट्ठी नहीं बैठेंगी, साथ नहीं बैठेंगी, तो किसी भी मसले का हल नहीं होगा। इस तरीके से अगर चलते रहेंगे तो एक केओस ही की सिचुएशन बरकरार रहेगी। बिल्कुल, जब भी ऐसे कोई इश्यूज आते हैं तो यही हम सारे मिलके यही सजेस्ट करते हैं कि जी बैठे साथ बैठें और बात करें इस पे। महमल, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन इंसानों के साथ बैठ के बात करना, डू यू सी इट हैपनिंग? होना तो चाहिए, जाहिर है इत्तेफाक है, उसमें सूबे हैं, उनको बैठना चाहिए और बैठते हैं। मतलब इतना वर्किंग रिलेशनशिप तो है भी, मीटिंग्स में तो आते हैं। मजीद बेहतर करें। दिस इज रियली पेनफुल टू इवन टॉक अबाउट। ह्यूस्टन में लापरवाह ड्राइवर ने पाकिस्तानी स्टूडेंट को टक्कर मार दी। हादसे में दानिया जहीर शदीद जख्मी हो गई हैं। 25 साल स्टूडेंट की ह्यूस्टन में आज सर्जरी होगी और डॉक्टरों का कहना है कि दानिया जहीर 6 जगह से हड्डियां उनकी टूटी हैं। 6 जगह से अंदाजा करें ये फेटल एक्सीडेंट था। आप अंदाजा लगाइए जिसमें नहीं था, मतलब शी हैज सर्वाइव्ड बट इट वाज ऑलमोस्ट लाइक थाई बोन इनकी टूट गई है, इनके फेफड़ों में पानी भर चुका है, सांस लेने में मुश्किल है। स्टूडेंट वीज़ा पर ये ह्यूस्टन में रहती थी, नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ये MBA कर रही हैं। शी इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने कहा है कि मेरे सारे ख्वाब टूट गए हैं इस एक्सीडेंट के साथ। अच्छा, अभी तक ये मिला नहीं है बंदा? अच्छा, बंदा भाग गया, हालांकि यकीनन मिल जाएगा क्योंकि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा जो सर्वेलेंस कैमरा, CCTV वगैरह सब कुछ लगा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ
बिल्कुल अकेली, नो फैमिली मेंबर, उनका उधर कोई फैमिली मेंबर नहीं है। और इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज भी हो जाएंगी तो शी विल नीड कांस्टेंट असिस्टेंस, इनको ठीक होने में टाइम लगेगा, थेरेपीज, बहुत सी चीज़ें। मतलब आप अंदाज़ा करें कि टूट फूट जाना, इतना कोई ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। मास्टर्स करने वहाँ गई हुई लड़की अकेली है और हम तो यही मेरा ख्याल है इल्तिजा कर सकते हैं कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इनको भरपूर इनकी मदद करे। she has a broken pelvis। जी फीमर, कूल्हे की हड्डी भी टूटी हुई है, हाथ भी टूटा हुआ है, टांग भी टूटी हुई है, पेल्विस, हिप, आर्म, फीमर एंड काउंटलेस अदर बोन्स इन द बॉडी, छोटी मोटी बोन्स बहुत सी इनकी टूटी हैं। इट्स अ मिरेकल दैट शी इज अलाइव। इनके फेफड़ों में पानी चला गया है, इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू ब्रीथ। कूल्हे की हड्डी टूट जाए तो 1 साल लगता है रिकवर करने में, और यहाँ पे हम मुतअद्दिद हड्डियों की बात कर रहे हैं जिसमें रान की हड्डी, पता नहीं क्या क्या। तो 2 चीजें हम इधर कहेंगे कि एक तो अथॉरिटीज को फौरन से पहले उस ड्राइवर को पकड़ना है जो इनको मार के भाग गया। वो भाग गया और वहाँ हमें पता है कि अमेरिका की जो सिस्टम्स हैं वो बड़े ही कोई स्ट्रिक्ट और टफ हैं, वो यकीनन इसको पकड़ भी लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी पकड़ा जाए। दूसरा, वी आर गोइंग टू आस्क द पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवर देयर इन ह्यूस्टन, वहाँ हमें पता है कि एक ह्यूज हमारा डायस्पोरा है, पाकिस्तानी बहुत हैं वहाँ मुकीम, इस लड़की की मदद की जाए, इसको रिहेबिलिटेट किया जाए, बिकॉज दिस इज़ इतना पढ़ के बच्चे स्कॉलरशिप्स ले के कितनी मुश्किलात से वहाँ पहुँचते हैं। ये मास्टर्स करने वहाँ गई हुई थी एंड शी रियली हैज़ नो फैमिली ओवर देयर। बहुत सारे लोग हैं, आई एम श्योर। कल मैं देख रहा था कुछ दोस्त जो ह्यूस्टन में रहते हैं उन्होंने सोशल्स पे अपने शेयर करना शुरू कर दी है ये स्टोरी। मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो कि लिटरली किसी और की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी हैं, तनवीर अहमद साहब हैं एंड सो मैनी जो कि इस लड़की की देखभाल कर सकते हैं। सो या एंड नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने भी इस बारे में गुफ्तगू की थी, उन्होंने भी बट मूविंग ऑन, आपको एक और खबर देते हैं और आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया है। एट लास्ट 5 दिन हो गए हैं वैसे इस बात को, और पहले सुनने में यही आ रहा था कि इनफैक्ट जिन पीटीआई के लीडर्स ने मजम्मत की है और अपोलोजाइज़ किया अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट्स के लिए, उन पे पीटीआई चेयरमैन जो थे, बानी पीटीआई जो थे वो बरहम थे। लेकिन अब यही पता चल रहा है कि एक्चुअली उन्होंने उनको नामुनासिब गुफ्तगू लगी है और उन्होंने कहा जी अली अमीन जो है ना वो जोश खिताबत में ज़्यादा बोल गए। सो वाज़ेह रहे कि जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें की थी अली अमीन ने, उसकी तो तायीद की थी इससे पहले इमरान खान साहब ने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ियों वाली जो बात है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं इसकी तायीद नहीं कर सकता। शब्बीर डार हमारे साथ ही हैं। शब्बीर बताइएगा, इससे पहले आपको पता ही है बानी पीटीआई ज़रा गुस्से में भी थे जलसे के बाद, फिर उन्होंने बाकी सारी बातों को तो कह दिया कि अली अमीन ने बिल्कुल ठीक बात की है, जो अपोलोजेटिक हो रहा है वो दरअसल बुज़दिल है। लेकिन सहाफ़ियों अब वो कैसे मुड़ गए? मतलब सिर्फ सहाफ़ियों की बात पे, सिर्फ सहाफ़ियों की बात पे क्या रद्द अमल आया फिर इनका? जी अब्दुल्ला अडियाला जेल के गेट नंबर 1 के बाहर हम मौजूद हैं और आज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत है वो आज होनी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो अली अमीन गंडापुर ने जलसे में सहाफ़ियों के बारे में, ख़ास तौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की है, उस पर पिछली समाअत में भी हमने बानी पीटीआई के सामने एहतजाज किया था और उनको कहा था कि जो अली अमीन गंडापुर ने नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की है उस पर आप अपना पॉलिसी बयान दें। लेकिन पिछली समाअत में उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है और मेरे इल्म में नहीं है। उनको जब बताया गया कि ये बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं जेल में हूँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, लिहाजा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। उसके बाद वो अपनी निशस्त की तरफ चले गए थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई और गुज़श्ता रोज़ भी हमने उनके सामने ये मसला रखा और सहाफ़ियों ने बाकायदा तौर पर उनके सामने एहतजाज किया कि अली अमीन गंडापुर ने जो ज़बान इस्तेमाल की है सहाफ़ियों के मुतल्लिक़ 8 सितंबर के जलसे में, उस पर या तो आप माजरत कर लें या इस बयान की तरदीद करें। उन्होंने कल भी कहा कि मुझे नहीं पता अली अमीन गंडापुर ने एक्चुअली क्या कहा है और मेरे इल्म में नहीं है। उसके बाद एक सहाफ़ी ने कमरा अदालत में उस गुफ्तगू को जो अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू की 8 सितंबर के जलसे में सहाफ़ियों से ख़ास तौर पर,
वो सारी गुफ्तगू एक सहाफ़ी ने उनके सामने नरेट की और उनको बताया कि ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में उन्होंने क्या कहा और ओवरऑल सहाफ़ी कम्युनिटी जो है उनको उनके बारे में क्या कहा गया, और सहाफ़ती कम्युनिटी इस पर सरापा एहतजाज हैं और मायूसी का इजहार कर रहे हैं और तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लिहाजा आप इस पर अपना बयान दे दें। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अब आपने मेरे सामने ये पिक्चर रखी है कि उन्होंने एक्चुअली क्या कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है ये नहीं कहना चाहिए था और ये नामुनासिब अल्फाज उन्होंने अदा किए थे, वो जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए हैं। मैंने उनसे कहा कि आपकी जो अलीमीन गंडापुर ने ज़ुबान इस्तेमाल की है, इस पर आपके मुतअद्दिद पार्टी रहनुमाओं बशमूल जो मौजूदा चेयरमैन है PTI के बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, उन्होंने इस बयान पर माजरत की है, आप भी माजरत कर लें। उन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है सहाफ़ियों के बारे में ये नाज़िबा है, ये उनको नहीं कहना चाहिए था। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिस तरह जो सहाफ़ी इस वक्त प्रेशर में काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सहाफ़ी जहाद कर रहे हैं और PTI के ऊपर जो मजालिम हुए या जो हमारे ऊपर क्रैकडाउन किया गया, इस पर जो सहाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सहाफ़ी इस वक्त जहाद कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने ये इस पर माजरत तो नहीं की अलीमीन गंडापुर के बयान पे, अलबत्ता ये उन्होंने ज़रूर कहा कि ये नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कहना चाहिए था और ऐसा आइंदा भी नहीं होना चाहिए। अली अमीन की बातें हो ही रही थी, तो क्या जो बाकी बातें उन्होंने की थी उस पर वो उसी तरह से कायम हैं कि ठीक कहा, जो भी कहा, जिसके बारे में भी कहा? जी हाँ, जो पिछली समात में उनसे सवाल हुआ था, मैंने ही सवाल किया था कि जो अलीमीन गंडापुर ने तकरीर की है 8 सितंबर के जलसे की, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की इस्टेब्लिशमेंट के, सहाफ़ियों के, ओवरऑल। उस वक्त उन्होंने कहा कि जो अलीमीन गंडापुर ने तकरीर की है मैं उसके एक एक लफ्ज़ के साथ खड़ा हूँ, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने सहाफ़ियों का पोर्शन जो है उसको अलहदा किया। उन्होंने कहा कि ये मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया है, लेकिन बाकी जो उन्होंने बातें की है, बाकी जो की तकरीर है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, पूरी पार्टी उसके बैक पे है। अच्छा, अब आज इसके अलावा कोई गुफ्तगू हो सकी बानी चेयरमैन से? नहीं, अभी चूँकि समात शुरू नहीं हुई है। आज जब समात होगी तो उसके बाद जर्नलिस्ट जो है वो अंदर जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा वो इस पे मजीद क्या रद्द-ए-अमल देते हैं या गुफ्तगू करते हैं। शब्बीर, जो अली अमीन कह रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान वक्त भेजूंगा और मैंने कहा वफाक से और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं खुद ही करूंगा, तो वो ज़रूर पूछिएगा कि उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। थैंक यू। जी हाँ, ये कल भी उनसे पूछने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फिर गुफ्तगू करके चले गए, लेकिन आज उनसे ये ज़रूर पूछा जाएगा। थैंक यू शब्बीर, थैंक यू। अच्छा जी, शो का जब हमने आगाज़ किया था तो हम एमपॉक्स के हवाले से बात कर रहे थे और हम ये भी कर रहे थे कि क्या स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग हो रही है एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि 5 तो केसेस आ चुके हैं ऑलरेडी। सो बहुत से एयरपोर्ट्स हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की, लेकिन लाहौर बीच में रह गया। तो उम्र फरवा हमें लाहौर से बता रही है। जी, दूसरे सूबों की तरह मंकी पॉक्स के हवाले से महकमा सेहत पंजाब ने ख़ास तौर पे SOPs जारी किए हुए हैं और इसके साथ साथ जो पंजाब में 6 एयरपोर्ट्स हैं उन पे भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट्स के ऊपर जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, भावलपुर, इन जगह के ऊपर जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से काउंटर लगाए गए हैं और 3 ममालिक सऊदी अरब, अमरीका, साउथ अमरीका और इसके साथ साथ अफ्रीका से जो आने वाली मुसाफिर हैं उनको बाकायदा तौर पर साइट्स पर ले जाकर उनके सैंपल्स दिए जाते हैं, स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है। जहाँ पर ये स्क्रीनिंग का अमल होता है पैसेंजर्स के साथ, वहाँ पर दूसरे जो पैसेंजर्स हैं उनको बिल्कुल कतई तौर पे जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा इन 6 के 6 एयरपोर्ट्स के साथ जो है 9 हॉस्पिटल्स जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, जहाँ पे अगर कोई सस्पेक्टेड केस आता है तो उन मरीज़ों को रेफ़र किया जाता है। लाहौर में अगर हम बात करें तो जनरल हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों के लिए, लाहौर में अब तक जो है 7 सस्पेक्टेड केस मंकी पॉक्स के आए थे और एमपॉक्स के जो आए केसेस वो चूँकि लोकल थे और उनकी किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। लोकल इस सेंस में थे कि उनके जिस्म पर जैसे जैसे दाने बने तो वो फौरी तौर पर जनरल हॉस्पिटल में आ गए और मंकी पॉक्स के टेस्ट के बाद वो क्लियर हो गया कि किसी में भी मंकी पॉक्स नहीं पाया गया। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और दोस्त, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आपको पता है जो स्क्रीन नहीं हो सका मरीज और वो निकल के पेशावर पहुंच गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अच्छा जी, मुल्की मईशत के लिए कल 2 मुस्बत पेशरफ सामने आई हैं और एक तो स्टेट बैंक ने शरह सूद जो है वो 2% कम करके
कर दी है और शरह सूद को 19.5 से 17.5 कर दिया है, विच इज़ रियली गुड। और महंगाई में इजाफे की शरह पहले ही सिंगल डिजिट में आ चुकी है और ये माशी इस्तेकाम की तरफ अच्छा कदम माना जा रहा है। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से ज़रूर पूछेंगे कि हाउ इज़ इट गोइंग टू ट्रांसलेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। पाकिस्तान के लिए IMF के 7 अरब डॉलर कर्ज की राह में हाइल आखिरी रुकावट दूर हो गई। एक्चुअली ये बहुत बड़ा रिलीफ है। पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स की एक्सटर्नल फंडिंग की यकीन दहानी मिल गई है। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तौसीक के लिए बोर्ड इजलास 25 सितंबर को तलब कर लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के साथ मामलात खुशउस्लूबी से तय पा गए हैं। इन दोनों पेशरफ्तों का नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 800 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 79,500 की सतह अबूर कर गया है, विच इज़ ग्रेट। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, पता है बात शायद ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन IMF डील वाला मामले पे जो गैर यकीनी किसी सूरत हाल रही है कुछ हफ्तों, उसकी वजह से खासी टेंशन थी जो लोग समझते हैं इकोनॉमी को उनके जहनों में। सर्टेनली पाकिस्तान इकोनॉमी को सर्टेनिटी देने लिए ये बात दुरुस्त है आपकी, बिल्कुल। देखिए 3 चीज़ें जो है वो क्रिटिकल हैं इस वक्त। एक तो यह कि फंड के साथ इंगेजमेंट आई है, तो जो मैक्रो स्टेबिलिटी जिसमें इन्फ्लेशन एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है जिसका आपने जिक्र किया, ये नंबर 1 बात है। अब 37 महीने का प्रोग्राम है, इसको कंप्लीट करना है। ये मतलब इस क्रिटिकल पर 2 बात इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ता है, उसके क्या कॉन्टूर्स होते हैं, क्या फ्रेमवर्क आते हैं, क्या बेंचमार्क्स होते हैं, उनको अथॉरिटीज को बहुत ही अपनी तरफ से प्लान करना है ताकि उनका बोझ उन सेगमेंट्स पर ना पड़े जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, और साथ साथ जो इकोनॉमी है उसमें बेहतरी की गुंजाइश पैदा होती जाए। पर तीसरी चीज इज क्रिटिकल एंड दिस इज समथिंग दैट नो वन टॉक्स अबाउट। हियर्स द थिंग, पाकिस्तान का IMF एंगेजमेंट इज ओनली बाइंग टाइम एंड ब्रीदिंग स्पेस टू यू। इसको मत भूलिए। ये ना सोचिए कि एनर्जी सेक्टर 3 साल के बाद फंड की एंगेजमेंट से ठीक हो जाएगा। ये मत सोचिए कि सस्टेनेबल ग्रोथ का पाथ डेवलप हो जाएगा। ये मत सोचिए कि इस्लाहात ऐसी होंगी कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स दिखाई देंगे। IMF इज बाइंग मैक्रो स्टेबिलिटी फॉर यू, इज बाइंग द नीडेड स्टेबिलिटी ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट फॉर यू। दैट इज इनफ कि आपके पास ये टाइम आया है। अगर ये टाइम प्रूडेंटली यूज नहीं करेंगे तो 37 महीने बाद जब आप मुझे अगर इंटरव्यू करेंगे, अगर ये प्रोग्राम कंप्लीशन की तरफ गया जो मेरी कंडीशन 1 है, तो भी हम वहीं खड़े होंगे, बिकॉज ये IMF का काम नहीं है। लोग समझते हैं कि IMF की एंगेजमेंट शायद मुल्क के जो फंडामेंटल इश्यूज है उनको सॉल्व कर देगी, ऐसा कतई तौर पे नहीं होगा। IMF बहुत सारी चीजों में पुश करता है और शायद वो पुश करे तो हम कुछ कर भी लेते हैं, अदरवाइज हम कुछ कर भी नहीं पाते। आपको लगता है कि अभी भी जो कुछ किया गया, जो इक़दामात लिए गए, दे आर नॉट सफिशिएंट कि हम अपना रास्ता ही ठीक कर सकें? अभी आगे बढ़ना तो बहुत दूर। देखिए टैक्स बेस को बढ़ाना जो है ये आपका काम है, पर पॉलिसी रेट को पॉलिसीज चेंज करके और जो रेट्स एप्लीकेबल हैं, आपने 1800 अरब के नए टैक्सेस लगाए। टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना आपका काम है, डिजिटलाइजेशन करना आपका काम है, FPR में अच्छी टीम लाना आपका काम है। सो नाउ राइट पे मैंने एक फंडामेंटल इश्यूज डिफाइन किए हैं आपको। लेफ्ट पे जो आप कह रहे हैं कि इन द शॉर्ट रन क्या हुआ, 1800 अरब के नए टैक्सेस, 13,000 का टारगेट, टैक्स टू GDP थोड़ा सा बेहतर करना, ये फंड आपके साथ कर सकता है। खाकान साहब, और हमारा बिल्कुल हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट वो आप डंडा कहें या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन IMF की वजह से चीज़ें हो भी जाती हैं, एटलीस्ट माइल तो होते हैं। अगर ताजरों को ही टैक्स नेट में लाने की बात हो रहे हो तो कितनी बार ये ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स बात हुई है, फिर नहीं होती, आगे बात बढ़ती नहीं है, ताजर जो है वो अपनी मनवा लेते हैं। इस बार लग रहा है शायद थोड़ी सी सीरियसनेस नजर आ रही है। इट इज़ बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट, तो वो पुश बड़ी ज़रूरी है। सर्टेनली देखिए, IMF की जो अम्ब्रेला है वो आपको हर 3 तरह से प्रोग्राम चलता है पाकिस्तान का। एक चलता है जो आप फरमा रही हैं हुमा, कि जो फिजिकल साइड है उसमें आपके टैक्सेस का इजरा है, आपके टैक्स की ब्रॉडनिंग की बात के ट्रेडर्स से जाना है, एक्सपेंडिचर के कुछ कट्स अब आपने PSDP में देखे। सो एक ये प्रोग्राम का जुज़ है। दूसरा जुज़ प्रोग्राम का मॉनेटरी है कि मॉनेटरी टाइटनिंग हुई, इन्फ्लेशन नीचे आई, आपकी इम्पोर्ट्स जो हैं
इकोनॉमी को स्लो करके हमने इंपोर्ट्स को पे कदगन लगाई, करंट अकाउंट संभला, मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दी। पाकिस्तान एक स्पेशल केस है जिसमें एनर्जी सेक्टर के बारे में भी फंड बहुत सी बातें करता है। प्राइसेस आपने देखी जिस तरह पाकिस्तान को एक मैक्रो स्टेबिलिटी मिल गई है फंड की एंगेजमेंट से, इसमें कोई दो आरा नहीं है। जैसी तवक्को थी वैसा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है या तवक्को से ज्यादा हो गया? Honestly यार, I think we've moved in the right direction. We are directionally right. क्वांटम जो है वो भी ठीक है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के रुपए को स्टेबल रखना, पाकिस्तान में इंश्योर करना कि डिमांड एकदम बहुत ना बढ़ जाए बिकॉज सप्लाई साइड कैच अप ना करे उसके साथ, और फंड की जो मैक्रो मॉडलिंग है उसमें मुझे 2% ही दिखाई दे रहा था, 2% ही ठीक है। आने वाला पाथ यही है। लेट दी वर्ल्ड, कल ECB ने 0.25% यूरोपियन बैंक ने रेट कम किया है, फेडरल रिजर्व कम करने जा रहा है, दुनिया उस तरफ जा रही है। सो अगर इन्फ्लेशन इसी तरह रही, अभी भी ऐसा है कि हमें देखना है इस दफा एग्रीकल्चर कैसा आता है। फूड प्राइसेस हैव बीन गुड ओवर द लास्ट 1 ईयर, एनर्जी के रिफॉर्म्स होते चले जाते हैं, स्पेस है। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये इन्हीं इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। आने वाले दिनों में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें क्या लगता है ये इंटरेस्ट रेट में और कितनी गुंजाइश तो है और कितना कम हो सकता है? मैं गुंजाइश बयान कर दूं आपको बड़े टेक्निकल को आसान करके। पाकिस्तान का इस वक्त जो रेट है वो 17.5% है पॉलिसी रेट, और जो इन्फ्लेशन है वो 9.6% है। इसका जो गैप है, जो रियल रेट है वो 7.8% के करीब है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली ये गैप 2 से 4% के दरमियान रखता रहा है। सो वी आर गोइंग टू हैव अनदर 2 to 3% मूव। वो कब होती है? अगर इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग ही रही, हालात ऐसे ही रहे। द गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड दिस इज लॉट ऑफ क्लैरिटी के साथ बयान करूंगा। पेट्रोल प्राइसेस नीचे जा रही हैं इंटरनेशनल। इस वक्त भी मैं देख रहा हूं मेरी स्क्रीन पे है $72 पे ब्रेंट है, ये $90 के करीब ट्रेड कर रहा था कुछ अर्सा पहले। सो दैट्स द गुड न्यूज। सो यू गोइंग नंबर 2, इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह। गाइस वी हैव टू बी वेरी क्लियर, महंगाई कम नहीं हुई है पाकिस्तान में, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। राइट, स्पीड जो है वो कम हुई है। तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से कि हुमा की और आपकी जो सैलरी है इस साल 15% जियो बढ़ा देता है, एक मिसाल देता हूं, अल्लाह करे 20% बढ़ा दे, और इन्फ्लेशन 12% होती है। सो हियर्स द इंपॉर्टेंट हेल्प फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर आपकी सैलरी 20% बढ़ती है, इन्फ्लेशन 12% होती है, आपकी कुव्वत खरीद बढ़ गई है कि कम हो गई है? बढ़ गई है। पिछले साल 24% इन्फ्लेशन थी, किसी की भी सैलरी शायद 24% नहीं बढ़ी तो कुव्वत खरीद टूटी थी। सो हियर्स द सेकंड गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। द थर्ड गुड न्यूज इज कि जैसे पॉलिसी रेट नीचे जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट टूट गई है मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं है यार। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू GDP 13%, चाइना में 40%, इंडिया 35%, बांग्लादेश 30%। हमारा नीडेड क्या है वो भी बता देता हूं, 28%। अगर हमने ये बढ़ाना है तो सस्ता क्रेडिट मिलेगा तो हुमा बोरो करेंगी और कोई फैक्ट्री लगाएंगी और कोई चीज दुनिया को बेचेंगी। दैट इज द रियल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। और फैक्ट्री लगा रही हैं, आपने फैक्ट्री लगा दी। आपको सारी बात में अपनी वो उन्होंने जो एक एग्जांपल दिया था वही समझ आया है ना? Oh well, okay. So that's all for today. Watch the match जो कि जियो सुपर पे आप देख सकते हैं। Good weekend. We're going to see you on Monday, inshallah.